मैंने ही कहा था कि जुलाई के तीसरे हफ्ते तक अभिषेक बनर्जी संसद में टीएमसी के नेता नहीं रहेंगे। मुझे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को बहुत जल्दी है। मिथिला में कहावत है कि हाँ पढ़ल रहू हम चढ़ल रहू, आप पढ़े रहे वो आपको घूंसे मारते रहते। कई बार ऐसा नहीं होता है, तुम लोगों के साथ भी होगा, किसी दोस्त के लिए लड़ लेते हैं हम दूसरे से, फिर थोड़े टाइम में पता चलता है भाई उन दोनों की तो दोस्ती हो गई, लेकिन आपका रिश्ता forever खराब हो गया। मुझे लगातार फोन आता रहा कि एक ट्रिक खेला जा रहा था, नंबर्स ज्यादा बताए जा रहे थे। मैंने बोला कहाँ हो, बताया बड़ौदा में हूँ। तो कहाँ जा रहे हो? मुझे ये बताया गया कि यूसुफ पठान ने कल्याण बनर्जी को बोला कि गृह मंत्री ने मुझे दिल्ली बुलाया है। वो असल में एक दुकान में एक लड़का, बहुत शातिर लड़का, सामान लेने गया। तो उसने बोला ये भी दिखाओ वो भी दिखाओ, ये पसंद नहीं, इस कलर में दूसरा डिजाइन, इस डिजाइन में दूसरा कलर। दुकानदार ने कहा आखिर तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा बस मौका। सीधा वो गए सीएम हाउस मिलने के लिए गए तो भाई और बाहर निकले और सबसे पहले उन्होंने कहा, जैसे शीशा नीचे उन्होंने किया, इससे पहले कोई मीडिया वालों से सवाल नहीं, राज्यसभा में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। एग्जैक्टली। इंडिया अलायंस जो होगा उसमें हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की पिछड़ा आधिकारिक दलित अल्पसंख्यक और आम, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और आम, या पीएडीए हो जाए तो सोचो क्या होगा। ही रहेगा। शुक्र मनाएंगे या अखिलेश यादव ना देख लेंगे। जाट कहे सुन जाटनी, इस नगरी में रहना है, बिल्ली खा गई हाथी को हाँ जी कहना है। रिपोर्टर्स ऑफ एयर। मत देखो अमित फोन, ऐसी कोई ब्रेकिंग न्यूज अब नहीं आने वाली है, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज हम देंगे अब टीएमसी के खेमे से कम ब्रेकिंग न्यूज आएगी, अब भाजपा के खेमे से ज्यादा आएगी ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन आएगी ब्रेक की न्यूज। क्योंकि न्यूज सिर्फ ब्रेक ही हो रही है। बात तो सही है। क्या पीयूष का फेमस डायलॉग क्या है? आ गया स्वाद। आ गया स्वाद। रुको जरा, अभी तो सब्र करो। अब बचा क्या है? लेकिन बहुत कुछ है सब्र करने के लिए। नहीं, ममता बनर्जी हैं, देखो अभिषेक हैं, ऐसे मत बोलो तुम इतना निराश मत हो। मैं इसका जवाब दूंगा। कल्याण बनर्जी है या नहीं है? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है वैसे। वो अभी इसका जवाब है मेरे पास। कल्याण इसका जवाब है मेरे अच्छा, पास। ठीक है। आपने घबराना नहीं है। आपने घबराना नहीं है। जिस तरीके से अमित यहाँ पे कह रहे हैं, इसी के साथ हम अपनी बातचीत शुरू करेंगे। नमस्कार, हेलो, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स ऑफ एयर और मेरा नाम है ऐश्वर्या पालीवाल। आप सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट करेंगे हम हमारा शो शुरू करने से पहले कि प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज तक रेडियो पॉडकास्ट पर आप रिपोर्टर्स ऑफ एयर को सुन भी सकते हैं, स्पॉटिफाई पर और एप्पल पर। हमारे इन हाउस आरजी राहुल गौतम बहुत सारी अंदर की कहानियां लेके आए हैं, क्योंकि इनके खेमे से कई सारी फोटोग्राफ्स बहुत वायरल हो रही हैं। सोनिया गांधी ममता बनर्जी को जिस तरीके से हक कर रही हैं, उसके पीछे का सारा ब्रेकडाउन देंगे हमारे इन हाउस आरजी। टीएमसी कितनी बचेगी, कितनी टूटेगी, और आखिरकार द लास्ट मैन और वुमेन स्टैंडिंग कौन होगा, ये आपको अमित भारद्वाज बताएंगे। टीएमसी की सारी अंदर की कहानियाँ पीयूष लेके आए हैं, तड़तड़ाती ब्रेकिंग न्यूज़, क्योंकि ये जिन घरों के सामने खड़े हैं उन घरों के अंदर ही रणनीति पिछले पूरे हफ्ते में बनी है। तो पीयूष आपको वो सारी अंदर की कहानियाँ सुनाएंगे। हम इस बार शुरुआत करेंगे अपने एपिसोड की कि किस तरीके से एक एक करके, मतलब आप ऐसे मानिए कि 24 घंटे के अंदर 2 इस्तीफे हो रहे हैं, एक सुबह तो एक शाम को। तो एग्जैक्टली अंदर की कहानी क्या है, और टीएमसी में ये जो फूट थी ये पहले से थी या 4 मई के बाद हवाएं जो हैं और मौसम जो है वो बहुत बदल चुका है। तो पहला क्वेश्चन तो हमें तो आपसे यही बनता है कि क्या 4 मई के बाद क्या हुआ अचानक से? ऐश्वर्या और पीयूष, इसी गर्ज है कि हमको तो यारों ने भी याद न रखा, हमको तो यारों ने भी याद न रखा, जॉन हम तो यारों के यार थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 2 नाम अगर आप उसमें देखेंगे, साइनी घोष और इसके साथ साथ यूसुफ पठान भी वहाँ पे और रचना बैनर्जी भी वहाँ पे, और ऐसे कई नाम। काकोली दास्तीदार तो कहते हैं कि ममता दीदी की तारीफ करते ही नहीं रुकती थी, वो लीड कर रही हैं। तो यारों के यार थे। और सबसे ज़्यादा जिस कमराडरी की बात बंगाल चुनाव में हो रही थी, पीयूष और मैं दोनों वहाँ पे थे। आखिरी समय में वही साड़ी, वही हवाई चप्पल और वही काबा मदीना ये करते हुए
कैंपेन करने वाला व्यक्ति अलग से साइन है। लेकिन एक नाम जिस पे चर्चा जरूर होनी चाहिए, मिताली बाग। मिताली बाग, पता है ये पूरा जो चुनाव का कैंपेन है जिसको बीजेपी ने जिस डायलॉग को सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट किया वो कौन सा था? कौन सा? सबको याद होगा, विजुअल। अभिषेक बैनर्जी क्राउड से घिरे हुए हैं, गाड़ी के छत पे खड़े हैं और ये बोल रहे हैं कि 4 तारीख के बाद दिल्ली से जो आया जल्लाद है तुमको कैसे बचाएगा हम देख लेंगे। मिताली बाग पे अटैक करने वाले जो लोग हैं उनका हिसाब मैं करूंगा। ये अभिषेक बैनर्जी ने बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि मिताली बाग पे अटैक हुआ था आराम बाग में, और वो वीडियो बना बना के डाल रही थी कि किस तरह से हम मुझ पे अटैक हो रहा है। वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई। तो अभिषेक बैनर्जी जब मिलने गए तब मुझे बताया गया था ही वॉज वेरी एनरेज्ड ये पूरा देख के, और उनको लगा कि अगर अब फ्रंट पे आके नहीं बोला तो काडर बहुत पिटेगा, बहुत दिक्कत आएगी, अग्रेशन दिखाना जरूरी है। और ये रिस्क उनको समझाया गया था कि ये बूमरैंग कर सकता है, बैकफायर कर सकता है, मत बोलिए ऐसा। हाँ मत बोल, इस तरह की भाषा में मत बोलिए। स्टैंड लिया। स्टैंड लेने के बाद क्या हुआ? मिताली बाग साइन करके वहां निकल गई है। कई बार ऐसा नहीं होता है, तुम लोगों के साथ भी होगा, किसी दोस्त के लिए लड़ लेते हैं हम दूसरे से, फिर थोड़े टाइम में पता चलता है भाई उन दोनों की तो दोस्ती हो गई, लेकिन आपका रिश्ता फॉरएवर खराब हो गया क्योंकि वो तो वहां किसी और से सेटिंग किए हुए था। जाहिर है ऐसा होता है, बहुत बार होता है कि आप जिसके लिए स्टैंड लेते हैं, जिसके लिए लड़ते हैं, वही जो है पार्टी छोड़ के चला जाता है। तो टीएमसी के अंदर भी हुआ और बहुत सारी पार्टीज में होता रहता है कि आप जिसके लिए कुर्सी खाली करते हैं वो व्यक्ति कुर्सी पर ही नहीं आता। ये देखिए कुर्सी ये संजय शर्मा जी, क्योंकि कोर्ट के अंदर देखिए बहुत ज़्यादा गहमा गहमी चल चुकी है, टीएमसी का पूरा मामला, बड़े बड़े जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी जी जो हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसीलिए ये कुर्सी खाली रखी गई है क्योंकि वो कोर्ट से आ रहे हैं। तो जब वो कोर्ट से आ जाएंगे गर्मा गर्म खबर लेके, तब फिर वो यहाँ पे विराजमान होंगे। तो आप ये ना सोचें कि हमने ये कुर्सी जो है क्यों खाली रखी है, इसका जवाब हम दे देते हैं। इसने राहुल ने एक बात बोली कि कई बार तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और जिसके लिए आप कुर्सी खाली करते हैं वही नहीं आता। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जिसको आप बैठ के सदर में आंख मारते हैं वो छोड़ के भाग जाता है आपको। या लेकिन आप चलिए, आपने सिंधिया साहब का जिक्र किया। इतने सारे लोग हैं जो ये टीएमसी में थे और अब जो जा रहे हैं, जिनके ऊपर तमाम आरोप लगाए बीजेपी ने कि ये एंटी हिंदू हैं, करप्ट हैं। सयानी घोष का वो ट्विटर पे वो जो पोस्ट है शिवलिंग वाला, उससे लेकर तमाम जो ये लोग हैं, बाकी के जो लोग हैं, अब सब ठीक है। देखिए अब बहुत जरूरी है सब चीज़ों को समझना। हाँ, बताइए क्या है पूरी कहानी। हम लोग चर्चा कर भी रहे हैं और जो रिपोर्टर सॉफ्टवेयर के दर्शक हैं वो भी, साथ साथ जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं पश्चिम बंगाल में, वो भी सब के सब इस चीज़ को समझ लें कि ये लोग बीजेपी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। दे आर नॉट ज्वाइनिंग बीजेपी। इनका अपना एक अपना एक फैक्शन होने वाला है। ये सिर्फ बीजेपी और एनडीए को सपोर्ट करेंगे। इशू बेस्ड जो होते हैं कि भाई सपोर्ट एक्सटेंड किया जाता है तो वो सपोर्ट करेंगे। सुन लेते पहले। नहीं मर्जर की बात कहीं नहीं, सुन लो भाई, मर्जर की बात नहीं है। मर्जर की इसमें कोई, और ये होगा ही नहीं। जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, उनके मन में भी कहीं ना कहीं इसको लेकर नाराजगी है जो पश्चिम बंगाल में, क्योंकि इनमें से कई सारे ऐसे नेता हैं, कई क्या सारे ही हैं, तृणमूल कांग्रेस के जितने भी एमपीज हैं, ये सारे वो एमपीज हैं जिन्होंने पॉलिटिकल वायलेंस को प्रमोट भी किया वहाँ पे। और बीजेपी की इनके ऊपर भी आरोप लगाती रही कि इनके कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं। तो आज वो कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं उनमें नाराजगी है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये लोग बीजेपी का हिस्सा नहीं होने वाले हैं। ये एक अलग फैक्शन बनेगा, एक अलग तृणमूल कांग्रेस बनेगा जो एनडीए को सपोर्ट करेगा सेंटर में और स्टेट में। इनका ये कहना तो है आपको सपोर्ट लेने से कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बीजेपी को इन लोगों का सपोर्ट लेने से कोई परहेज नहीं है। नंबर गेम क्या होता है? अगर आपको वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास करवाना है, आपको डिलिमिटेशन पास करवाना है, आपको वन नेशन वन इलेक्शन को आगे लेके जाना है, तो उसके लिए आपको समर्थन तो चाहिए ही ना। आपको पार्लियामेंट में तो बड़े बड़े बिल्स पास कराने ना। इनको लेके मैं आपको आज एक बात बता दूं, कई सारे ऐसे तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं जिनसे पिछली बार डिलिमिटेशन जब बिल लेके आई थी सरकार, उससे पहले इनसे बात हुई थी और इनमें से कई लोग अग्री भी कर गए थे कि हाँ हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन राहुल गांधी और अपना जो पॉलिटिक्स है, जो लार्जर पॉलिटिक्स है इंडिया अलायंस की, उसकी वजह से इनमें से कई सांसद पीछे हट गए थे। आज एक चीज और जानने की मतलब चीफ विप नाम का कोई चीज होता है कि नहीं? पार्टी लाइन नाम की कोई चीज होती है? लेकिन आज वो इनसे तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं उनमें ही कहीं ना कहीं नाराजगी है। लेकिन
इन सब चीजों के बीच में हमको वो भी समझने की जरूरत है कि ये कहानी की शुरुआत हुई कहाँ से। बताइए। इसकी शुरुआत ऐश्वर्या और राहुल हुई उस दिन जब अभिषेक बनर्जी के मुंह पर हमला हुआ। जब अभिषेक बनर्जी हेलमेट पहना हुआ था उन्होंने, उनके ऊपर हमला हुआ, अंडे पड़े, पत्थर पड़े, वो स्थिति ऐसी हो गई थी कि अभिषेक बनर्जी की जान पर भी आ सकती थी वो बात। वो स्थिति को देखने के बाद तृणमूल कांग्रेस के कई सांसदों के मन में ये चीज आ चुकी थी कि ये जो हमला हो रहा है, चाहे ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी या कोई भी तृणमूल कांग्रेस का नेता ये बोले कि बीजेपी के कार्यकर्ता ये हमला कर रहे थे, ये चीज क्लियर थी और ये लोग वो भी समझ चुके थे, सांसद भी समझ चुके थे कि ये बीजेपी के लोग नहीं है, ये आम पब्लिक है, ये आम पब्लिक है। और उसके बाद आप ये भी सोचिए कि इस तरह के हमले टीएमसी के कई नेताओं के ऊपर लगातार हो रहे थे, कई बड़े बड़े नेताओं की, वो जहां जा रहे हैं, काउंसलर्स कहीं जा रहे हैं, कहीं पर कोई सांसद जा रहा है तो उनका विरोध हो रहा है, बहुत स्थिति टीएमसी के लिए बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तब जाके ये फैसला लिया गया टीएमसी के इन सांसदों के द्वारा कि ये अपने आप को ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से अलग करना चाहते हैं। इसको लेके सबसे पहला एक फोन कॉल किया गया एक बहुत बड़े नेता को बीजेपी के, और बताया गया कि उनकी इच्छा ये है कि वो एक अलग फैक्शन लेके आना चाहते हैं। और उसके बाद लगातार बैठकों का दौर दिल्ली में शुरू हुआ। काकुली घोष इस पूरे को लीड कर रही थी और इन्हीं सांसदों में से एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, इन्हीं सांसदों में से 3 ऐसे सांसद थे जो 4 मई से पहले हवा को भांप चुके थे। वो ये समझ चुके थे कि पूरा का पूरा समर्थन तृणमूल कांग्रेस से हटकर बीजेपी की तरफ लोगों का जा रहा है। एंटी टीएमसी हो चुके थे लोग जो मुंह से बोल नहीं रहे थे, और इनमें से वो कुछ सांसद वो भी थे जो आम जनता की तरह डर महसूस कर रहे थे। और ये बात मुझे किसी ने बताई तो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़े जगह से मुझे पता चली ये बात। इन तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के अंदर भी उतना ही डर था जो लोगों के अंदर डर था। और हमने चुनाव कवर किया है, आपने भी कवर किया, हम सब ने चुनाव कवर किया बंगाल का। हमने देखा है कि लोग अपनी जुबान नहीं खोल रहे थे डर के मारे। उनको लग रहा था कि अगर पता चल गया तो हमारे घर में किसी ना किसी के ऊपर हमला हो जाएगा, आलू बम आ जाएगा, या हमारे खेत जला दिए जाएंगे, हमारी फैक्ट्रीज पर आग में आग लग जाएगी। एक कहानी और आप लोगों को मालूम होगी कि मैंने पिछली बार भी बताई थी कि क्या स्थिति थी कि जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो घर घर जा जाके लोगों को ये बोलते थे कि अगर वोट करना है और अगर वोट आपने बीजेपी को करना है तो मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ। उस गिफ्ट के अंदर सफ़ेद साड़ी और कुछ पूजा का सामान जो है वो दे दिया जाता था। और अगर वाकई वोट नहीं, अगर आप हमारी बात मानना चाहते हैं तो कितने वोट हैं घर के अंदर वो बता दीजिए, 10-12 वोट है, एक आदमी वहां पर आ जाए, सबका वोट करवा दिया जाएगा। तो इस तरह का डर लोगों के अंदर था। तो वो डर ना सिर्फ आम आदमी के अंदर था, वो डर तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के अंदर भी था। और उसी डर के कारण कई सांसद चुप थे और वो समझ चुके थे कि एंटी टीएमसी लोग हो चुके हैं। लोग ममता बनर्जी के करप्शन, ममता बनर्जी का जो मैं क्या बोलूं, वो जो लॉलेसनेस है उससे परेशान हो चुके हैं। और उन्होंने बीजेपी से चुनाव से पहले ही संपर्क साध लिया था। कई सांसदों ने अपनी बात बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के आगे रखी भी थी। उस वक्त बीजेपी ने ये साफ मन बना लिया था कि वो टीएमसी के किसी भी नेता को एंटरटेन नहीं करना चाहते। किस सिंबल पे जीते हैं? कौन? ये लोग, सांसद लोग। तो वो जीते, वो बात पहले जीते किस सिंबल जीते पे? वो अलग बात है। मैं आपको जो पार्टी किसकी है, पार्टी वो कहानी, इस्तीफा दे दें वो, अरे वो तो उनका मन जैसा। मैं आपको बता रहा हूँ कि हुआ क्या मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जब अभिषेक बनर्जी के ऊपर अंडे पड़े तब उस वक्त जो सांसद है वो डर चुके थे, वो समझ चुके थे कि आप ममता बनर्जी की लीडरशिप में यहाँ पर रहे, हम टीएमसी अगर अपने आप को कहलवाएंगे जो ममता के टीएमसी है, तो हम लोग शायद ना बच पाए, शायद हम लोगों के ऊपर लगातार हमले हों। इसी डर से वो दिल्ली आए, लगातार बैठकें हुई। सबसे पहली बैठक हुई भूपेंद्र यादव के घर पे, और ये बैठक उस दिन हुई जिस दिन एक बड़े नेता सुखेंदु शेखर रॉय ने इस्तीफा दिया। और उस इस्तीफे के बाद हमने देखा कि कैसे कई सांसद तृणमूल कांग्रेस के पहुंचते हैं सुखेंदु शेखर रॉय के साथ भूपेंद्र यादव के घर पर, फिर शुभेंदु अधिकारी पहुंचते हैं, फिर उसी दिन शाम में शताब्दी रॉय के घर पर बैठक होती है। और इन्हीं बैठकों के बीच में ये निर्णय ले लिया जाता है
कि अब समय आ गया है अपने आप को ममता बनर्जी से अलग करने का। और आप ये सोचिए कि ये सब कब हो रहा है, ये सारी चीजें कवायदें कब हो रही हैं? जब ममता बनर्जी दिल्ली के अंदर है, वो सोनिया गांधी से मिल रही हैं, इंडिया अलायंस की बात कर रही हैं, एक तरफ वो अपना पक्ष रख रही है, मैं दूसरों उनके सांसद ही उनको छोड़कर जाने का पूरा मन बना चुके हैं। तो ये स्थिति पिछले एक हफ्ते के अंदर हुई है और अब ये जो फैक्शन है बहुत जल्द लोकसभा स्पीकर को मिलकर चिट्ठी सौंपने जा रहा है। एक चिट्ठी सामने आ भी चुकी है जिसमें कई सांसदों के नाम भी हैं और उस चिट्ठी जो जब वो लोग सौंपेंगे उसमें वो ये मांग करेंगे कि उनको एक अलग फैक्शन का दर्जा दिया जाए। वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, वो बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और बीजेपी इनको लेगी भी नहीं। ये बात साफ बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं बंगाल के शमीक भट्टाचार्य वो कर चुके हैं कि एक भी तृणमूल कांग्रेस का सांसद बीजेपी ज्वाइन नहीं करेगा। ये जो पीयूष कह रहा है वास्तविकता यही है। आपको अब जो नेक्स्ट चीज़ जिसको ध्यान में रखनी है ना, जिसको बहुत बारीकी से देखना है, वो है अगला पार्लियामेंट का सेशन। एक बहुत बड़े बीजेपी के नेता से मेरी बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि जो हम लाएंगे डिलिमिटेशन जिसके अंदर 50% सदर्न स्टेट्स का होगा, वुमेन रिजर्वेशन, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन थोड़ा पीछे, ये दोनों पहले, इसको पास कराएंगे, पूर्ण बहुमत से पास कराएंगे और जल्दी पास कराएंगे। तो जो नंबर गेम है बेसिकली मैथ्स, जो कांग्रेस भी कर रही थी, देखिए जब जिस तरीके से मनिकम टैगोर, केसी वेणुगोपाल घूम रहे थे पार्लियामेंट में जिस दिन वोटिंग था, तो भाई वो भी कॉपी पेन लेके थे, तो अपने इंडिया ब्लॉक ही तो ठीक कर रहे थे। हाँ, वो अपना एरिया ब्लॉक ठीक कर रहे थे। तो उसी तरीके से जो रूलिंग पार्टी है वो भी अपना नंबर गेम देख रही है कि भाई हमारे पास उतने नंबर्स होने चाहिए। पीयूष बिल्कुल ठीक बोल रहा है कि ये कहना कि अचानक से हुआ है, ये ऑन द फेस ऑफ इट लग रहा है कुछ नेता जो हैं वो थोड़ा सा 4 मई से पहले से बातचीत कर रहे हैं। आपने ये सही बोला कि किस सिंबल पे वो जीते हैं। तो आपने देखा भी एक इंटरव्यू आया है जिसमें कुछ एमपीज जो हैं वो कह रहे हैं कि हम पॉलिटिकली करेक्ट हैं, हम शायद मॉरली गलत हैं। ये कुछ एक्सेप्ट वो कर रहे हैं कि अगर आप मॉरल ग्राउंड के ऊपर देखेंगे तो हो सकता है कि आप बोलें कि हम गलत हैं, बट सी पॉलिटिक्स अपॉर्चुनिटी की बात तो है ही, कहीं ना कहीं तो हर पार्टी में हमने ये देखा ही है। और 2/3 जो है, जो राघव चड्ढा ने किया कि भाई पूरा का पूरा गुट उठा के मर्ज करा दिया, वो 2/3 का कुछ नहीं लगेगा बिकॉज नंबर्स इनके पास हैं। और मुझे ऐसा लगता है कुछ और एक आध दो बड़े नाम जो अभी कह रहे हैं कि हम ममता बनर्जी के साथ हैं, अगले 3 से 4 दिन में आप देखिएगा वो बड़े नाम भी शिप चेंज कर चुके होंगे। टीएमसी के ये एमपीज पे बीजेपी एमपी होने का जो स्टैम्प है वो नहीं लगेगा, एक अलग गुट वो लोग बनाएंगे। जैसे कि एनसीपी में आपने देखा 2 स्प्लिट हो चुके हैं, आपने देखा शिवसेना में 2 स्प्लिट हो चुके हैं। एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताती हूँ, डीएमके पिछली बार जब मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट के अंदर, बीजेपी के टॉप लीडरशिप के साथ बात हुई थी डीएमके की, वो तैयार हो गए थे डिलिमिटेशन के लिए विद द क्लॉज कि आप 50% लगाइए, उससे सदर्न स्टेट्स को नुकसान नहीं था। इनफैक्ट कुछ जगह तो सीट्स बढ़ रही थी। बट जब उनकी राहुल गांधी से बात हुई कि अगेन राहुल गांधी ने एक पोस्चरिंग ली है कि भाई हम इसके खिलाफ हैं, हम ये नहीं करने देंगे, तो डीएमके वाले फ्लोर पे पलट गए। तो नंबर्स तब भी थोड़े से थे। इंटरेस्टिंग सवाल ये है आप दोनों से मेरा, आरजी उस हग का क्या मतलब है? कंडोलेंस हक था, वेलकम टू द फोल्ड हक था, या जेन्युइन वार्मथ थी? मतलब क्या उससे है? पहले थोड़ा नंबरों के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। जयराम रमेश ने कल एक ऑफ कैमरा और ऑन रिकॉर्ड ब्रीफिंग ली थी। जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी के मीडिया इंचार्ज, कुछ अच्छा खाने को मिला था उन्होंने उसमें? नहीं कुछ नहीं था खाने के लिए, एक्चुअली कुछ नहीं था, पानी था हाँ, और चाय थी। तो उन्होंने एक बात कही, मैं उनको कोट करता हूँ, उन्होंने एक बात कही कि बीजेपी को डिलिमिटेशन बिल जब आया था तब वो एनडीए को 298 वोट मिले थे, 298 वोट मिले थे, और बिल पास कराने के लिए चाहिए 362। हाँ हाँ, उन्होंने ये कहा कि कभी बीजेपी 2/3 बहुमत नहीं पा पाएगी, ऐसा उनका दावा है। उन्होंने कहा कि जो हो रहा है, जो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा टीवी में और सोशल मीडिया पर, अखबारों में, ये माइंड गेम्स हैं। माइंड गेम्स का मतलब ये है कि 2-4 लोगों को तो अपनी तरफ करो, बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस करो। जो फेंस सिटर्स हैं, जो अपना माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश है। उनके हिसाब से बीजेपी को 360, मतलब एनडीए को 362 का नंबर नहीं मिलेगा। और मैंने को, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने 2 पार्टी का जिक्र किया था इससे पहले भी, कि उन 2 पार्टी को आप देखिएगा, वहां पर भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। कौन कौन? उसमें से एक है शिवसेना यूबीटी,
और एक है एनसीपी शरद पवार। एक के पास 9 सांसद हैं, एक के पास 8 सांसद हैं। ये पार्टियां भी अगर मतलब मैनेज नहीं करके रखा गया सब कुछ, तो इनमें से भी कुछ एक्सोडस हो सकता है, कुछ लोग बाहर जा सकते हैं। लेकिन पीयूष, तुम इतना इसको इतने सिंप्लीफाई तरीके से जो बता रहे हो कि वो अलग फैक्शन बन गया और वो लोग, भाई अल्टीमेटली फायदा किसको होगा? हु इज द लास्ट बेनिफिशियरी? बीजेपी, एनडीए। तो भाई बीजेपी को इससे कैसे अलग कर सकते हैं, या एनडीए को कैसे अलग इससे अलग कर सकते हैं? मीटिंग्स कहाँ हो रही है? किनके घरों के बाहर हम खड़े हैं? भूपेंद्र यादव के घर पे हिमंता बिश्व शर्मा के घर पे हो रही है। इंचार्ज थे। हाँ, इंचार्ज थे। हाँ। और तो ये तमाम जो हो रहा है, ये हिमंता बिश्व शर्मा के घर पे जो मीटिंग हुई, उसके पीछे आपको समझने की जरूरत है। एक बहुत पुरानी बात है और ये रिश्ता बहुत पुराना है सुष्मिता देव और हिमंता बिश्व शर्मा का। आज एक चीज़ और कि सुष्मिता देव जो है वो, ये नहीं है कि वो आज तृणमूल कांग्रेस जो है वो इस वक्त बहुत बुरी हालत में, ममता बनर्जी के लिए डिफिकल्ट टाइम्स है तब वो छोड़ कर आई है। बहुत पहले से उनका मन बन चुका था। अच्छा, बहुत पहले से टीएमसी छोड़ने का। कितना पहले? बहुत पहले, 1 साल 6 महीने 2 जब साल? दूसरी बार राज्यसभा मिली उससे पहले या उसके बाद? बहुत पहले। बता दे भाई, दे तू दे दे एक बहुत नंबर पहले दे। जो है उनको छोड़ना था, लेकिन तुम 6 कुछ महीने कारणवश वो नहीं छोड़ पा रही थी। और उनकी राजनीति बंगाल में है ही नहीं, उनकी राजनीति असम में है। और उनका छोड़ने का कारण फिलहाल जो दिख रहा है हमको कि हाँ भाई, जिस तरह से काफ़ी सांसद जो हैं वो छोड़ के जा रहे हैं, वो एक तो कारण, चलिए मान भी सकते हैं कि एक कारण है। लेकिन उनका कारण ये है कि वो असम में जो नतीजे आए हैं, आप देखिए कि कल प्रकाश जो है तृणमूल कांग्रेस के सांसद, उन्होंने क्या कहा कि मैंने अपना इस्तीफा इसलिए दिया है क्योंकि मैंने ये देख लिया है कि पश्चिम बंगाल में जो मैंडेट है लोगों का वो बीजेपी की तरफ है, तो मैंने अपना मन बना लिया और मैंने इस्तीफा दे दिया। यही बात, सेम बात सुष्मिता देव जो है वो बोली है। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने मैंडेट देखा है बीजेपी को जिस तरह से असम में मिला है, तीसरी बार जो मैंडेट मिला है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यानी कि जैसे जैसे लोगों ने अपना मन बनाया, वैसे वैसे सुष्मिता देव और प्रकाश बरेक ने भी अपना मन बना लिया और लोगों के मन के हिसाब से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। देखो पीयूष, इतनी लाग लपेट का कोई मतलब नहीं है। देर से बोल रहा हूँ। क्या जो तुमने बताओ। बात बोली थी वो क्रक्स वही था। इससे पहले में जो तुमने बात की लेकिन थी नहीं, वो इससे क्रक्स इसमें ना क्या- ये जो क्या- एक राहुल ने क्रक्स देख लो। हाँ। क्रक्स राहुल ने क्या एक था? बात बोली। डर, जो तुम हाँ। बार बार डर कह रहे थे, डर, हाँ। वही क्रक्स है। देखिए, आप लोगों ने मिस्टर इंडिया देखी होगी, तो मिस्टर इंडिया में क्या होता था, लोग प्रकट हो जाते थे। अनिल कपूर का जो कैरेक्टर था वो अचानक से प्रकट हो जाता था। तो ये प्रकट जो है संजय जी इस कुर्सी के ऊपर हो चुके हैं प्रकट। उनकी लेफ्ट हैंड में एक अलग तरह की वॉच मुझे दिख रही है। सर ये लाल लाइट में दिखती है क्या बस? संजय जी कोर्ट से आ चुके हैं, हमें अंदर की सारी कहानियां बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम जिस गरम टॉपिक की बात कर रहे थे, आप ये कह रहे थे कि भाई किस सिंबल के ऊपर वो लोग जीते। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभिषेक बैनर्जी या ममता बनर्जी या दोनों को कोई कॉल आया? जैसे अरविंद केजरीवाल को तो कॉल्स चले गए थे कि भाई लोग जा रहे हैं और जा चुके हैं। क्या हुआ इनको? ये वर दे कॉट ऑफ गार्ड या इनको भनक लग गई थी? नहीं, अंदाजा तो था कि कुछ कुछ अंदर खाने चल रहा है और उसकी वजह से मैंने इसी शो पे पहले भी बताया था कि जो वो यूनिट्स भंग हुई थी, सारी यूनिट्स को भंग कर दिया गया था, वो उस कॉज की वजह से नहीं था कि सांसद और विधायक जाएंगे। इस कॉज की वजह से था कि अब जो फाइनल वॉर होगा पार्टी को लेकर, उसमें ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होने वाला है। वरना आप इतना लॉन्ग टर्म डिसीजन नहीं लेते हैं, क्योंकि आप क्या होता है कि अभी इमीडिएटली पहले लोकसभा सांसदों को पकड़ने के लिए जाते हैं कि भाई तुम मत जाओ, लेजिस्लेटिव पार्टी बात करते। उस समय पहला एक्शन था तृणमूल का कि सारे फैक्शंस को भंग कर दिया गया। क्योंकि होगा क्या, लेजिस्लेटिव पार्टी चली गई, लोकसभा की पार्टी चली गई, पार्लियामेंट्री पार्टी चली गई, फैक्शंस दोनों ने क्लेम कर लिए। अगला स्टेप अब यहाँ से होगा कि तृणमूल पार्टी, तृणमूल का सिंबल, तृणमूल के एसेट्स, तृणमूल के पार्टी ऑफिसेस सब हमारे हैं, इस पे क्लेम होगा। ठीक है। और यहाँ फिर आपका पार्टी का वोटिंग का सिस्टम मैटर करता है। वहाँ फिर आप फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस की वोटिंग, आप लोग जहाँ आप दोनों उसके एक्सपर्ट हैं, तो इसलिए उसको भंग कर दिया गया, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि इसमें से कौन अपना आदमी है और कौन जो है रिबल फैक्शन के साथ जा चुका है। तो वो हो गया। दूसरा मैं आपको बताऊं, हाल फिलहाल में शो पे जरा क्लियर कर दे, पिछले हफ्ते तो हमने बता दिया था कि भाई 10-12 वाली कहानी बता दी थी। इसमें मुझे लगातार फोन आता रहा कि एक ट्रिक खेला जा रहा था, नंबर्स ज्यादा बताए जा रहे थे
ताकि बाकी लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाए। अब आपने देखा होगा कि यूसुफ पठान के नाम के चर्चे पहले शुरू हो गए और यूसुफ पठान ने पता कल्याण दा को फोन किया, कल्याण बनर्जी को। उन्होंने बोला कहाँ हो, बताया बड़ौदा में हूँ। तो कहाँ जा रहे हो? मुझे ये बताया गया कि यूसुफ पठान ने कल्याण बनर्जी को बोला कि गृह मंत्री ने मुझे दिल्ली बुलाया है। ठीक है। दिल्ली पहुंचे, रात 10 साढ़े 10 बजे तक मीटिंग का वेट करते रहे, मीटिंग नहीं हुई। फिर अगले दिन यूसुफ पठान कहाँ है, ये वेयर अबाउट्स तृणमूल के पास नहीं थी। ठीक है। कट टू आज चिट्ठी पे यूसुफ पठान का साइन है। तो नंबर्स आप बढ़ा के दिखाते हो ताकि बाकी लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाए। रचना बनर्जी, उनसे मेरी बात हुई थी जब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी एजुकेशन पे वो मेंबर हैं उसमें, तब वो कह रही थी अगली बार मैं आऊंगी तो मिलूंगी। फिर उनके फोन उठने बंद हो गए। रचना बनर्जी उस लिस्ट में शामिल हैं। और कुछ लोगों ने इस ट्रैप में फंसने से मना कर दिया। प्रतिमा मंडल, उनका नाम चला था, चला। उन्होंने चुप्पी साधी। अचानक से जब उनको लगा सेफ स्पेस में हो, उन्होंने कह दिया मैं नहीं जा रही हूँ। देव, सुपरस्टार देव जो है, उनका नाम भी चला था, कई बार चलता रहा। देव ने वहां जाके शुभेंदु अधिकारी के साथ मीटिंग कर ली, बाहर निकले, बोल दिया मैं ममता बनर्जी के साथ हूँ। और शत्रुघ्न सिन्हा को लेके जो पीयूष कह रहा था ना, कुछ नाम ऐसे, या आप कह रही थी कि कुछ नाम ऐसे हैं जो बाद में फ्लिप कर जाएंगे, मुझे लगता है हो सकता है कि कुछ नाम जो ममता बनर्जी के साथ आउट ऑफ मोरालिटी अपना लॉयल्टी अभी दिखा रहे हैं, वोटिंग के समय एक बीच का रास्ता अपनाएं कि आप पार्लियामेंट में ना आए। ये आपका सेफ बीच का रास्ता हो सकता है। भाई हम आपके खिलाफ भी नहीं है और हमने आपको धोखा भी नहीं दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा जी जो हैं वो किसी चीज का वेट कर रहे हैं। दो शर्तों का नहीं, शर्तों का कुछ नहीं, वो एक कॉल का वेट कर रहे हैं। वो कॉल जैसे ही आएगी, जो मुझे समझ आता है, वो कॉल आएगी, आप देखिएगा वो उस खेमे से इस खेमे में आ जाएंगे। माय फ्रेंड, वो बस कॉल आएगा, वो जल्दी है। वो असल में एक दुकान में एक लड़का, बहुत शातिर लड़का, सामान लेने गया। तो उसने बोला ये भी दिखाओ, वो भी दिखाओ, ये पसंद नहीं, इस कलर में दूसरा डिजाइन, इस डिजाइन में दूसरा कलर। दुकानदार ने कहा आखिर तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा बस मौका। तो कई लोगों को मौका चाहिए होता है। और लेकिन आपको याद होगा पिछली बार इसी प्रोग्राम में जो अमित बात कर रहे हैं, पिछली बार मैंने ही कहा था कि जुलाई के तीसरे हफ्ते तक अभिषेक बनर्जी संसद में टीएमसी के नेता नहीं रहेंगे। मुझे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को बहुत जल्दी है। उन्होंने तीसरे हफ्ते का इंतजार नहीं ऐसी भगदड़ तो हमने आज तक नहीं देखी, इतने सालों से देख रहे हैं, लेकिन ऐसी भगदड़ की एकदम रिजल्ट आया और अगले हफ्ते से ही शुरू हो गया। रिजर्वेशन कराओ और दूसरी जगह जाओ ये मुझे बताओ। 15 साल आप सरकार में थे और 15 हफ्ते आपकी पार्टी नहीं टिकी। सही बात। 15 साल आप सत्ता में थे और 15 हफ्तों से पहले ही आपके 19 सांसद गायब हो गए हैं। और मैंने इंटरव्यू किया था अधीर रंजन चौधरी का, अधीर दा का। तो आप लोगों ने देखा ये जो दा है, ये भी यहाँ पे बोले, कल्याण दा, वो भी बोल रहे हैं अधीर दा। बताइए। तो रिस्पेक्ट से बोलते हैं। तो उनका जो दर्द है वो तो दो लोगों के लिए है, ममता बनर्जी के लिए है, सब जानते हैं। एक उनका यूसुफ पठान के लिए भी है। वो बोलते हैं कि यूसुफ पठान जो हैं, उनके जो सपोर्टर्स थे या जो टीएमसी थी, उन्होंने जो जहाँ से वो जीत के आए हैं मुर्शिदाबाद से, वहाँ पर जाकर ये बोला कि बहुत साल आप जिता लिया दादा को, जो कि एक हिंदू वर्ड है, अब जिताइए भाई को। यानी मैं यूसुफ पठान, इमाम का बेटा, हम बिरादरी। तो ये उनको इस बात का दुख है कि जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, जो कि बिल्कुल नॉन कम्युनल थी, जो वहाँ बिल्कुल हिंदू मुस्लिम नहीं था, वहाँ पर पोलराइज करके चुनाव जीत गए और मैं हार गया। वोट उनको अच्छा खासा आया, लेकिन फिर भी वो चुनाव हार गए। और जब ये मर्जर की बात मतलब हवा में थी, तब मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि बताइए, ममता ने हमको ख़त्म किया बंगाल के अंदर, हम उसी को पार्टी में अंदर ले लेंगे। और एक बड़ा अच्छा सवाल उन्होंने, मतलब ऑफ रिकॉर्ड जब हम बैठे थे, तो किसी ने मुझे बताया कि एक बात बताइए, अगर मर्जर हो गया, लेट्स सपोज होगा, उसको तो पार्टी ने बिल्कुल मना कर दिया कि कोई मर्जर नहीं होने वाला, पर अगर हो गया तो एक ही इलाके के अंदर, एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक टीएमसी का बंदा होगा और एक कांग्रेस का बंदा होगा।
अब इन दोनों में लड़ाई नहीं होगी कि असली वो कांग्रेसी नेता कौन है या कौन है? असली नेता कौन ये है। लड़ाई तो पहले भी हो चुकी है। नहीं, पहले तो अलग-अलग थे। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के लोगों के बीच में मैं शिवसेना तो मैं शिवसेना। तो ये जो अंदर ही भीतर खाने जो लड़ाई शुरू, भाई सबके अपने अपने होंगे ना, सब नेता के बनना चाहेंगे, तब कैसे इसको ये होगा। और लंबी लड़ाई लड़ी है टीएमसी और कांग्रेस ने, आप उनके कैडर के बीच में भी कोई बहुत अच्छा रिलेशनशिप तो है नहीं, तो ये कैसे होगा। और आपने वो तस्वीर देखी होगी ममता बनर्जी की और सोनिया गांधी की हक करते हुए इंडिया ब्लॉक के अंदर, तमाम लोगों की नज़रें उस तस्वीर पे थी। जब हम देख रहे थे, हम बॉडी लैंग्वेज, आप भी तो थे वहाँ पे, है ना। हमने देखा कि जो ममता बनर्जी हैं वो बिल्कुल मतलब थोड़ी लो थी, थी। थोड़ी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी। अभिषेक गुस्से में है, अभिषेक गुस्से में लगते हैं, लेकिन जस्ट करके बैठे हुए हैं। लेकिन ममता बनर्जी सैड है, और ऐसा लगता है कि जैसे वो टूट गई हैं। और जब वो बाहर निकल रही थी, उन्होंने बिल्कुल किसी से कोई बात नहीं करी, सीधा गई। मीटिंग के दौरान भी उन्होंने कहा कि आप लोग आकर देखिए एक बारी बंगाल के अंदर क्या हो रहा है, आप एक डेलीगेशन भेजिए इंडिया ब्लॉक का, और मेरे को जो जिम्मेदारी देनी है आप मुझे दे दीजिए। जब सोनिया गांधी से मुलाकात हुई उनकी, जब अभिषेक बैनर्जी की मुलाकात हुई राहुल गांधी से, साफ तौर पर अब जो ये बोलते थे ना हम लोग कि इंडिया ब्लॉक में नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, नंबर 3 कौन है, आई थिंक अब ये क्लियर हो गया है। नंबर 1 कांग्रेस है। अब कांग्रेस जिसको बनाए, राहुल गांधी को बनाए, जिसको बनाए वो अलग बात है, लेकिन जो लीडरशिप को लेके जो एक क्लैरिटी नहीं थी, भाई सब लोग बोलते थे मैं बड़ा नेता, अरविंद केजरीवाल मैं बड़ा नेता, अखिलेश यादव मैं बड़ा नेता, ममता बनर्जी मैं बड़ी नेता। अब इसको मुझे लगता है कि अब ये सेटल हो गया है। अब आप ये कह सकते हैं कि इंडिया ब्लॉक अगर आप आगे बढ़ेगा तो वो अंडर द लीडरशिप ऑफ कांग्रेस ही आगे बढ़ेगा। मतलब वो चौधर क्वेश्चन की पगड़ी कांग्रेस के ही सिर बंध रही हाँ, है। वो क्वेश्चन सेटल्ड हो गया। इसमें मर्जर वाले पे मैं बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। मैं विजय दिल्ली पहली बार बतौर मुख्यमंत्री आए थे और उनको राष्ट्रपति से मिलने के लिए जाना था। नहीं, दूसरी बार आए थे। राष्ट्रपति से दूसरी बार आए दूसरी थे। बार नीति आयोग और राष्ट्रपति से मिलना है, वाइस प्रेसिडेंट से मिलना है, सारी मीटिंग्स हैं, 2 दिन का एकदम जैम पैक्ड उनका मामला था। तो ये सब कर रहा था मैं, अचानक से मेरा फ़ोन बजा और ये कहा गया मर्जर की जो खबर चल रही है ना, बिना सर पैर की, ये ममता बनर्जी के फैक्शन के यहाँ से फ़ोन आया था और ये कहा गया कि जिन लोगों ने खबर चलाई है उन लोगों के आप थोड़ी देर में देखिएगा क्या होगा। और यही नहीं, उससे एक कदम आगे बढ़ के भी बताया गया कि लोकसभा को लेके भी अभी थोड़ी देर में चर्चाएं आपको सुनने में आएंगी कि ममता बनर्जी लोकसभा लड़ सकती हैं। बशीराट से। ये खबर भी गलत है। ये मैं आपको अभी ही बता देता हूं कि ये पहला हो गया है, अभी नेक्स्ट आपके पास यही वाला आएगा, फेक आएगा, तो ये भी गलत है। और एक्चुअली कोई मर्जर नहीं होना है। एक्चुअली में मर्जर के बाद बशीराट वाली खबर चली। चली वहां से वो चुनाव लड़ेगी, वहां से चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस उम्मीदवार नहीं देगी और दोनों में गठबंधन हो गया है, और ये सब खबरें चली। जब ये खबर चल रही थी, देखिए जब कोई बहुत बड़ी खबर होती है तब आप तमाम लोग जानते हैं ऑफिस से फोन आते हैं कि भाई कहाँ है, हमारे पास क्यों नहीं है, ये हुआ। उस टाइम पर आपको ना वो कॉल लेनी पड़ती है कि यार हाँ, सकम कर जाए प्रेशर में, हाँ, या फिर वेट करें, यार नहीं, जब तक कोई बोलेगा नहीं, जब तक कोई बताएगा नहीं, तब तक नहीं चलाएंगे। तो उस समय जब पूरा ये चल रहा था, दनादन ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी मर्जर को लेकर। अरे मर्जर को लेकर क्या भाई, डेजिग्नेशन हो गए थे, ममता बनर्जी क्या बनेंगी, अभिषेक बनर्जी क्या बनेगी, सारी बातें हो गई थी। हाँ। तो उस समय पर जब ये सब हो रहा था तब हमें भी फ़ोन आया, तो हम बोला, मैंने कहा सर अभी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। बोला नहीं यार, ये चला रहा है, वो चला रहा है। मैंने कहा सर आएगी तो दे देंगे। शाम को, क्योंकि अब हमने तो रिफ्यूट कर दी थी, शाम को जयराम रमेश ने ट्वीट करके इस खबर को बोगस बता दिया। तब भी कुछ लोग नहीं माने, उसके बाद भी लोग नहीं माने, फिर भी उम्मीद बरकरार है कि हाँ भाई इन दोनों का मिलन होके ही रहेगा। उसके बाद कल केसी वेणुगोपाल, जो कि जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, लिटरली नंबर 2 आदमी है कांग्रेस पार्टी के अंदर, राहुल गांधी के बाद, मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद केसी वेणुगोपाल है। उन्होंने साफ बोला, रिफ्यूट किया कि ये बेसलेस है, कोई मर्जर नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और मैं इस रूमर का जवाब क्यों दूं। यही खबर जैसे मर्जर की बात को लेकर होता क्या है, बिल्कुल सही बात है। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि यार आप
3 सेकंड अगर आप रोक लें अपने आप को तो फिर आपके यार ये हर जगह चल रही है, अगर मैं भी चला दूंगा तो फिर कहीं गलत या सही ना हो जाए, क्योंकि खबरें जो हैं सोशल मीडिया पर मार्केट के अंदर गलत सबसे ज्यादा अगर कोई फ्लोट होती है चीजें तो गलत खबरें फ्लोट होती है। अभी क्या हुआ कि जब ये सभी सांसद इनकी बैठक हुई भूपेंद्र यादव के घर पर, तृणमूल कांग्रेस के सांसदों की, तो खबर आई कि 20 सांसदों ने चिट्ठी लिखकर लोकसभा स्पीकर को जाके दे दी है और अपना एक अलग फैक्शन की मांग कर ली है। और खबर कई जगह चली, 2-4 जगह। अब मेरे को भी बार बार पूछा जा रहा है कि भाई क्या दे दी गई चिट्ठी, क्या हो गया, 20 सांसदों का हो गया। इसमें कोई दो राय नहीं थी कि 20 सांसद बहुत पहले ही अपना मन बना चुके थे कि वो ममता बनर्जी की लीडरशिप से अलग होना चाहते हैं और उन्होंने एक साथ आने का फैसला कर लिया था। लेकिन लोकसभा स्पीकर से मिल लिए, चिट्ठी सौंप दी, अपनी बात रख दी, वो कहीं नहीं हुआ था। और लोकसभा स्पीकर का जब नाम लिया जा रहा था उस वक्त तो दिल्ली में भी मौजूद नहीं थे। नहीं थे। वो चंडीगढ़ में थे। वहाँ पे एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी चंडीगढ़ के अंदर, वहाँ पर वो मौजूद थे और 2 दिन तक वो दिल्ली में नहीं थे। लेकिन तुम जिस 3 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड की बात करो, उस समय इतना ब्लड प्रेशर हाई होता है, ओ माय गॉड, उस समय लगता है कि अब क्या, ये जो एंजाइटी है ना, क्योंकि कई बार क्योंकि यही जो चुल है ना रिपोर्टर को रिपोर्टर बनाती है। ये सही है। बिल्कुल सही है। हम एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करते हैं। आपका 3 और 4 सेकंड का जो डिफरेंस है ना, वो आपको डिफाइन करता है कि आपने वेट अगर मैंने एक बात करके, राहुल गांधी ने एक मीटिंग ली थी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की, उसमें मैंने 1-2 लोगों से बात करी, एक ही नहीं 2 लोगों से भी नहीं, एक ही बंदे से बात करी जो उस मीटिंग में मौजूद था। खबर वबर ली, खबर डाल के सो गया। ठीक है, राहुल गांधी ने बोला 1 साल में सरकार गिर जाएगी, 1 साल में सरकार गिर जाएगी। ये खबर डाल के मैं सो गया। सुबह उठा, देखा पूरी सरकार ने मेरी कॉपी को शेयर किया हुआ है। जो मेरी कॉपी थी ये वाली, राहुल ने कहा 1 साल में सरकार गिर जाएगी, पीयूष गोयल, ये सांसद, ये मंत्री, सब ने शेयर किया हुआ है। 500 मिलियन व्यूज उस स्टोरी के ऊपर। ठीक है, 11 बजे बीजेपी ने पीसी रख दी उसके ऊपर। अब क्या हो, जब इतनी बड़ी खबर हो जाती है तो आपको डर लगता है कि यार पार्टी रिफ्यूट ना कर दे, क्योंकि पार्टी को लगता है हम डैमेज हो रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगा कि यार फिर वही जो आपने कहा, एंजाइटी। हाँ। मैं घर पे हूँ लेकिन मैं और ऑफिस वाले टीवी देख रहा हूँ, फोन चेक कर रहा हूँ, भाई सब ठीक है, सब ठीक है। ऑफिस वाले लगातार प्रेशर डाले रखते हैं। अच्छा। मिथिला में एक कहावत है कि हाँ पढ़ल रहूं हम चढ़ल रहूं, आप पढ़े रहे, वो आपको घूसे मारते रहते हैं, तो बहुत मुश्किल होती है उस समय। तो भाई अब बीजेपी ने पीसी कर दी, सोर्स को फोन करो कि ऑफिस को जवाब दो, क्या करो, हंगामा मचा हुआ। ठीक है, तमाम लोगों ने वो उसको शेयर किया हुआ। फिर शाम को फाइनली 5 बजे तारिक अनवर जो उस मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने एक बाइट दी एजेंसी को और उनमें सवाल पूछा गया कि सर राहुल गांधी ने क्या बोला है 1 साल में सरकार गिर जाएगी? तारिक अनवर ने कहा हाँ बोला है। रात को इसने नींद पूरी करी और दिन भर जो है ये बेनींद रहा। तब मेरे जान में आया कि खबर अब विंडिकेट हो गई, अब सच है खबर। पॉलिटिकल वाले कर रहे थे, उधर से अंकित थोड़ा परेशान हो रहा होगा, लेकिन इसमें बतौर रिपोर्टर दर्शकों के लिए एक और मैं इंटरेस्टिंग बता देता हूँ बात। एयर इंडिया क्रैश हुआ था पिछले साल। एक स्पेसिफिक चैनल का रिपोर्टर बिल्डिंग की छत पे चढ़ के एक इक्विपमेंट हाथ में लेके चीख के बता रहा है। मतलब 200, अगर 100% आपकी वॉइस की कैपेसिटी हो, 200% पे चिल्ला के बता रहा है ब्लैक बॉक्स मिल गया है। अच्छा, उसको मिल गया ब्लैक बॉक्स, ठीक है, हाथ में लेके। और मैं देख रहा हूँ, मुझे उसका फोटो भेजा गया। हमारा एक अलग वो बना हुआ था ग्रुप कि ब्लैक बॉक्स मिल गया, ये क्लेम कर रहा है, विजुअल दिखा रहा है। डू वी हैव दिस? सबसे खतरनाक है। सबसे बढ़िया रहती है ऑलरेडी फ्लैश। अच्छा, उसमें लेकिन उससे ज्यादा जो है मैंने वो किया था रोस्ट करने वाला काम। ठीक है, तो मैंने वो फोटो जब देखा, जूम किया, मेरे पास पुराना दो फोटोज थे मेरे पास। एक ओरिजिनल ब्लैक बॉक्स कैसा दिखता है, उसकी फोटो थी, और जो वो तथाकथित लेके खड़ा है वो क्या था, उसकी भी फोटो मेरे पास थी। वो इमरजेंसी लोकेटर एक जहाज के अंदर होता है, इमरजेंसी लोकेटर। मान लीजिए ये तो क्रैश शहर में हुआ, पानी में गिरता, कहीं पहाड़ में गिरता, मतलब कोई भी जहाज, जैसे एक एयर इंडिया का हादसा जंगल में गिर जाए, जाके पानी में हुआ था। एक झारखंड में क्रैश हुआ था जंगल के अंदर। इमरजेंसी लोकेटर लोकेट करता है, वही सिग्नल भेजता है, आप लोकेट करोगे। तो आप इमरजेंसी लोकेटर दिखा के क्लेम कर रहे हो ब्लैक बॉक्स मिल गया है,
और जो ओरिजिनल वाला था वो फोटो मैंने भेजा कि ये ओरिजिनल ब्लैक बॉक्स है जिसके लिए सर्च ऑपरेशन हो रहा है। और हल्ला बोल के शो पे मैं लाइव था, मुझे याद है 5 बजे का शो चल रहा था, साहिल मेरे साथ हमारे साथ वहाँ एंकर कर रहे थे ग्राउंड जीरो से ही। तभी मेरे सोर्स ने मुझे कॉन्फर्मेशन भेजा, ब्लैक बॉक्स फाउंड, नाउ फाउंड, यस नाउ द ब्लैक रियल बॉक्स फाउंड, और वो लेके जा रहे हैं। बस तभी जो हमने खड़ाक से, तो हमने जो उस दिन जो परम जो शांति होती है, पहले अशांति देखी पहले अशांति से शांति, तो वो, और लेकिन ऐसी जगह पे हम लोग थे, वहाँ बहुत कुछ चल रहा था, इमोशनल टर्मोइल्स बहुत थे, उस पे हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन ये क्योंकि रेफरेंस आया कि एंजाइटी और सारी चीजों को लेकर होती है एंजाइटी, आप लोगों को भी हुई होगी या बीजेपी में नहीं होती? बहुत होती है, उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे हम। और हम अब छोटा सा ब्रेक भी लेंगे। हम सब के चाय जो है, चाय के ग्लासेस को रिफिल करने का समय आ चुका है। संजय जी तो अपनी पहली चाय पियेंगे अब, लेकिन ब्रेक से पहले फिर से एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें आज तक रेडियो पॉडकास्ट पर। हमारे शो का नाम है रिपोर्टर्स ऑफ फेयर। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए भी है तो मैं नोएडा में निवेश करूं, गुड़गांव में कहीं पेरिफेरल्स में निवेश करूं, या फिर फरीदाबाद की तरफ रुख करूं। आज से 10-15 साल पहले जो फरीदाबाद का जो विजन था बिल्डर्स का, वो अफोर्डेबिलिटी के ऊपर था कि भाई जो लोग नोएडा गुड़गांव में प्रॉपर्टी नहीं परचेज कर पा रहे वो फरीदाबाद में आके प्रॉपर्टी लेते थे। आज फरीदाबाद के लोगों को भी ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए जो गुड़गांव के कैमिलियत से मैच करें, पैसे की कमी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स ऑफ फेयर। हम इंटरवल के बाद वापस आ चुके हैं। इंटरवल से पहले हमने आपको बताया कि किस तरीके से टीएमसी टूट रही है, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन बढ़ रहा है, ममता बनर्जी सैड हैं, अभिषेक बनर्जी गुस्से में मुंह फुलाए घूम रहे हैं। हम आपको अब बताएंगे कि किस तरीके से एक राज्यसभा की सीट को लेकर इतना हंगामा मचा कि कई बड़े बड़े नेता जो हैं इलेक्शन कमीशन के गेट के बाहर नजर आए। राहुल, एक हम एग्जाम पेपर लिखते थे ना बोर्ड में, तो ज्यादा नंबर के लिए या जितना हमने लिखा है उतने तो मिल जाए, तो उसकी डबल चेकिंग कर लेते थे। नॉमिनेशन में इतनी बड़ी गड़बड़ी थी या नहीं थी? कांग्रेस का क्या कहना है? 3 घंटे का पेपर होता था मेरा, मैं डबल चेक ही नहीं कर पाता था, पेपर ही पूरा नहीं लिख पाता था। मैं सबसे पहले देख निकल जाता था। मैं पासिंग मार्क्स से थोड़ा ज्यादा हो जाता था कि भाई अब इसको अब जितना लिखा है उतना डबल चेक कर लो। लेकिन नॉमिनेशन इज अ वेरी सीरियस थिंग। मैं बताता हूँ, देखो लीगल तो सर बताएंगे, ठीक है, मैं तो पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। पार्टी का ये कहना है कि मीनाक्षी नटराजन को एक डेफेमेशन केस में नोटिस आया, ठीक है, उस नोटिस का उन्होंने जवाब भी दे दिया। वो जवाब देने के बाद खत्म, मतलब उनको लगा कि अब खत्म हो गया। ये बात तेलंगाना से पहुंच गई भोपाल, और बीजेपी ने ऑफिशियली कंप्लेंट फाइल कर दी आरओ के पास कि भाई इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है, ठीक है। उसके बाद उनकी हेयरिंग हुई, और हेयरिंग होने के बाद उनका पर्चा खारिज हो गया। कांग्रेस ये कह रही है जितने भी कॉलम्स होते हैं नॉमिनेशन फॉर्म के अंदर, उसमें कहीं ये नहीं होता है कि आप नोटिस को भी मेंशन कर दो। मुकदमे की एफआईआर के नंबर होते हैं, रेफरेंस नंबर, क्या मतलब कौन तारीख को हुई, क्या नंबर है, उसके सबके रेफरेंस नंबर होते हैं। जब कोई एफआईआर कन्वर्ट ही नहीं हुई है अभी, ये ऐसा है कि मैं पीयूष के खिलाफ एक कंप्लेंट दूं, थाने में एक कंप्लेंट देता हूं, थाने की जो कंप्लेंट है उस पर अभी कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया, किसी ने संज्ञान नहीं लिया, तो या तो हमें मालूम हो कि हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज है तो हम उसमें लग। अच्छा एक बात बताओ, खुद बताना आप, अगर मीनाक्षी उसको मेंशन कर देती, उसको कुछ हार्म था? कोई हार्म नहीं था। आप क्रिमिनल केसेस को मेंशन कर दीजिए, उससे आपकी दावेदारी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपके ऊपर कैसे भी मुकदमा हो, नहीं पड़ता। तो वो जानबूझ के क्यों नहीं करेंगी? मतलब वो ये कह रही हैं जब हमारे ऊपर एफआईआर है ही नहीं, कोई केस ही पेंडिंग नहीं है, एक डेफेमेशन नोटिस का जवाब हमसे मांगा गया जो हमने दे दिया, उसको हम क्यों उस कैटेगरी में आप रखते हैं, और आपने जो है खारिज कर दिया। एक और बात, फिर उसके बाद सर आप बताइएगा, यहां पर एक ऑब्जेक्शन था कि आपने एक चीज को छुपाया। झारखंड के अंदर, रांची के अंदर, जो कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वहां चुनाव लड़ रहे हैं, परिमल नाथवानी, कांग्रेस का आरोप है, वहां पे उनके 3 ऑब्जेक्शन थे। उनका नाम कहीं पर परिमल नाथवानी है, कहीं नाथवानी परिमल है। उन्होंने कोई
अपने बेटे को लेकर और अपनी एसेट्स को लेकर कुछ ये जो तमाम चीज़ें हैं इनको लेकर कॉलम्स में कुछ डिस्क्रिपेंसी है, तो 3 जगहों पर ऑब्जेक्शंस रेज किए कांग्रेस ने, उसको आपने अलाउ कर दिया। नहीं, इसके अंदर ना राहुल, मैं थोड़ा तो मैं करेक्ट करती हूँ। आरओ ने इसको फ्लैग ऑफ किया था। जैसे हियरिंग हुई, परिमल नाथवानी जी की भी हियरिंग हुई थी, करेक्टेड डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे जो उन्होंने दे दिए। ठीक है। मीनाक्षी नटराजन जी के केस के अंदर ये कहा जा रहा है कि जब उनकी हियरिंग हुई थी, उसके बाद जब उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। ये एक डिस्क्रिपेंसी है। आप जो बताइए। इसमें देखो, मेरी जितने भी लोगों से बात हुई, इसमें कांग्रेस के अंदर के भी लोगों से बात हुई, और ऐसे कांग्रेस के नेता भी हैं और वकील भी हैं, तो ऐसे लोग ज़्यादा सही जानकारी भी देते हैं। गॉड ब्लेस। तो उनका ये कहना था, उनके कहने से मुझे लगा कि अगर मीनाक्षी नटराजन अपने उस कंप्लेंट का और इस कोर्ट में जो लंबित मामला है, इसका जिक्र करना होम्योपैथी की दवाई लेने के जैसा है। अगर आप नहीं लेंगे तो ले लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, नहीं लेंगे तो बहुत नुकसान है। तो वो उनको डिक्लेयर कर देना चाहिए था, क्योंकि भाई कानून तो क्या है कि मैं वकील हूं और ये अगर अक्यूज है और तुम बचाव पक्ष के हो, तो अगर तुमने मुझे हायर कर लिया तो मैं तुम्हारी तरफ से बोलूंगा, इसने हायर कर लिया तो मैं मेरी तरफ से बोलूंगा। लोग ये कहते हैं अगर रामचंद्र जी को सुग्रीव की जगह बाली पहले मिल गया होता और उसने अपनी बात कह दी तो रामचंद्र जी ने सुग्रीव का वध कर दिया होता। जो पहले मारे सो मीर। तो एक फिक्शन का ये कहना है कि चूंकि क्रिमिनल कंप्लेन हुई, उस कंप्लेन पे कोर्ट ने इनको समन किया, समन का इन्होंने जवाब भी दे दिया, इसका मतलब जो क्रिमिनल लॉ का बॉल है वो रोल करना शुरू कर दिया, प्रोसेस शुरू हो गया। आपको ये भी नहीं कह सकते कि मुझे तो पता नहीं था मेरे पीछे से क्या नहीं, उन्होंने जवाब दिया, पता था। और जवाब दिया, इनके वकील पेश होकर जवाब दिया, तो इसका मतलब सारी चीजें पता थी। अगर वो इसका जिक्र कर देती तो बिल्कुल सही कह रही हो, उससे उनको कोई नुकसान नहीं था, लेकिन छुपा लिया तो इन्होंने हथियार बना लिया, इन्होंने वहां पर गोली चला दी और गोली भरी हुई बंदूक थी, उससे गोली निकल गई। मौका दिया था। और अब यहाँ ये आए, उसमें कहानी ये है कि नाथवानी जी वाले मामले में, हाँ? नाथवानी जी मामले में, ये मीनाक्षी नटराजन के मामले में, कि इन्होंने अपने वकील का लंदन से आने का वेट किया। जब इनका वो हो गया तो सिंघवी जी को खबर गई, वो गर्मी छुट्टियों में लंदन में थे, उनको खबर गई आप इमीडिएटली वापस आओ, कट शॉट करके वापस आए। और आप और मैं वहां पर हमने देखा कि जब इलेक्शन कमीशन में पहुंचे तो छापेदार कमीज पहन रखी थी, तो उन्होंने सफाई भी दी कि मुझे ऐसे कपड़ों में आना पड़ा यहाँ पर, तो मैं अभी एयरपोर्ट से सीधा ही आ रहा हूँ। सीधा ही वो आए, अगले दिन वो कोर्ट में पेश हुए। लेकिन कांग्रेस के कई वकील नेता, उन लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि इनको सबसे पहले जैसे ही वो खारिज हुआ, इनको नोटिस आ रही, इनको समझ में आ गया कि खारिज हो गया, वैसे इनको हाई कोर्ट जाके और अपनी बात रखनी चाहिए थी, तब इनको बचाव का वो रहता। इन्होंने दूसरे दिन तक वेट किया पिटीशन दाखिल करने में। और ऐसे भी जो नियम है, कोर्ट के पुराने केसेस बताते हैं कि अगर इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया है, नोटिफिकेशन जारी हो गया, अधिसूचना जारी हो गई, तो ना तो इलेक्शन कमीशन उसमें वो करता है और ना कोई कोर्ट, क्योंकि पुराने कई जजमेंट्स हैं जिसमें यह है कि कोर्ट फिर उसके बाद इलेक्शन पिटीशन में सुनेगा। इसीलिए अभिषेक मनु सिंघवी जी ने ये दलील दी कि माय लॉर्डशिप, इसमें आरओ का ऑर्डर को आप स्टे कर दीजिए, इलेक्शन होने दीजिए और रिजल्ट आप रोक लीजिए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम ये भी नहीं कर सकते। अच्छा। अब आप इलेक्शन पिटीशन दाखिल कीजिए। इन्होंने कहा माय लॉर्ड, वैसे तो मुझे मालूम है कि इस तरह के मामले में अब कोर्ट ये कह भी चुका है कि अवकाशकालीन पीठ के सामने और ऐसे भी सीनियर एडवोकेट मेंशन नहीं कर सकते किसी चीज़ को। उन्होंने कहा हमने पिटीशन दाखिल कर दी है और ऐसे तो ठीक है कि पिटीशन दाखिल करने के अगले दिन मेंशन करने का रहता है, लेकिन ये इतना इमरजेंसी मैटर है, इतना अर्जेंट है कि अगर आज नहीं सुना गया, इस पर कुछ निर्णय नहीं हुआ, तो हमें 6 साल वेट करना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट ने फिर भी कहा कि हम इंटरफेयर इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पुराने प्रेसिडेंट हैं जिसके मुताबिक हमको इसमें वो नहीं करना। लेकिन आप जो मैटर उठा रहे हैं, हम इसको कल सुनेंगे। अब आज सुनने में इन्फेक्चुअस हो जाएगा क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है।
बीजेपी की 3 सीटें आ गई, बीजेपी ने ऐसे लॉटरी लग गई। लॉटरी, हाँ। हाँ, इसमें ना लेकिन राहुल, लेकिन पता है एक चीज़ और सर इसके अंदर, कि अगर मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन रिजेक्ट नहीं होता ना, तब भी अपने पाले में वोट पड़वाने के लिए बीजेपी ने तैयारियां कर ली थी। बहुत अच्छी बात है। अरे अच्छी बात है, बुरी बात और है। इसमें क्यों एक तीसरा कैंडिडेट क्यों दिया? इसमें एक चीज तीसरा और- ऐसा नाम क्यों आया? इसमें एक चीज आपको और उसने क्या कि कहा था? मीनाक्षी नटराजन, एक तो ये बड़ी मतलब कोर्ट के कॉरिडोर्स में चलती है, काले कोट वाले ही सारी चीजों के पीछे छिपे रहते हैं। मीनाक्षी नटराजन के भी एक बड़े वकील जो उनका सलाहकार भी थे, हाँ और वो मतलब दोनों तरफ से थे, हाँ जो उसी को जीने का हक है इस जमाने में, जो इधर का दिखता रहे उधर का हो जाए। तो वो इधर के दिख रहे थे, उधर के हुए पड़े थे। हाँ। अंदर की खबरें ये कह रही हैं कि वो जिनके रिक्ति से सीट खाली हुई है, ये उनको चाहते थे, और ये चाहते थे कि या तो वो तो उन्होंने मना कर दिया था, मैं नहीं लड़ूंगा ये, और लेकिन वो अंदर से चाहते थे कि मेरा कोई खास लॉयल आदमी राज्यसभा में जाए, और वो लॉयल आदमी नहीं गया। तो इन्होंने कहा, वो पुरानी कहावत है कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं हुई। तो ऐसा ही हुआ कि इन्होंने चोर से कह दिया चोरी कर, साहूकार से कह दिया जगता रहियो। इधर इनको बोल दिया अरे क्या है मत डालिए, तो छोटा मोटा मामला है। लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका हो गया, और इन्होंने इधर इनको बोल दिया, उधर उनको बीजेपी वालों को बोल दिया कि इसका मामला इधर अटका हुआ है, इस पे कर लो। पेट में अमृत कुंभ है, वहीं बाण मारो, मर जाएगा रावण। वो जो महेश केवट हैं जिनका नाम आया, कब आया था सर? रात को 12 बजे के बाद उनका नाम आया था, और उम्मीद ये थी कि शाम तक आ जाएगा, लेकिन बहुत चिंतन मंथन के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने साफ ये कह दिया था कि अगर टॉप लीडरशिप कहेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे भी और चुनाव जितवाएंगे भी तीसरे कैंडिडेट को। महेश केवट को मतलब बहुत चर्चित नाम नहीं है, लेकिन उनके वकील बहुत चर्चित थे जो कोर्ट में पेश हुए। अच्छा, पहले तो हम लोगों को लगा कि यार ये किन की तरफ से, फिर उन्होंने बताया कि माय लॉर्ड आई एम फॉर सो एंड सो। तब हमें लगा कि अच्छा, बड़े वकील थे कोई, हाँ? क्या नाम था? मुकुल रोहतगी। उन्होंने सिर्फ एक लाइन बोली कि मैं इसके लिए और मैं इसका अपोज करता हूँ। अच्छा, हालांकि कोर्ट ने खुद ही कॉग्निजेंस ले लिया, तो उनको ज्यादा चीज बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। इसमें ना एक जो ये मीनाक्षी नटराजन वाला पूरा केस था, सबसे इंटरेस्टिंग जो कांग्रेस ने किया वो किया इलेक्शन कमीशन के साथ। कोई भी सरकारी दफ्तर कितने बजे बंद हो जाता है? 6 बजे। 6 बजे, और खींच लो 6:30 बजे। इलेक्शन कमीशन 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में खाली हो जाता है, बंद हो जाता है। मतलब आपके जयराम रमेश कांग्रेस के, उन्होंने जो ईमेल लिखा वो लिखा 7:34 पर शाम को, और 7:50 तक सारे कांग्रेस वाले पहुंच गए थे इलेक्शन कमीशन के बाहर। टाइम कितने बजे का मांगा उस ईमेल में? रात को 9 बजे का। तो जब कमीशन के अंदर मैंने कॉल किया, क्योंकि वो विजुअल्स आए कि भाई वो सब वहाँ खड़े हैं, लेकिन सिचुएशन इमरजेंसी सिचुएशन है ना, तो इमरजेंसी सिचुएशन जो है वो उन्होंने उसके 6 साल खराब हो जाएंगे भाई। तो ठीक है, लेकिन वो तो दोपहर को ही वो कर दिया था, आरओ का ऑर्डर आ गया था। जो कमीशन, आप हाई कोर्ट भी तो जाते, आपने एक तो अच्छा, आपके पास सारे, मुझे कमीशन के लोगों ने बताया, टॉप बॉसेज ने, कि उनके पास सबके नंबर हैं, हमें फोन तो कर देते, हम उनके लिए बैठ जाते। हमारा काम क्या है? राजनीतिक पार्टियों से बात करना। तो हमारे पास आते, इन्होंने बिना हमें बताए अचानक जो कहते गुरिल्ला युद्ध हमला कर दिया। वहीं था, अंदर जाने तो अंदर जाने। मैं वहीं था। अहमद पटेल के राज्यसभा चुनाव याद है? 2 ही चुनाव जीती क्या हुआ कांग्रेस आज। रात को 2 बजे तक हम लोग वहां पर आज तक जो है पहुंचे थे। एक बात याद रखना, आज तक 2014 के बाद से लेकर अब तक, अगर बीजेपी रूल स्टेट है और बीजेपी ने एक उम्मीदवार दे दिया है, भले ही नंबर पूरे नहीं है, आज तक सिर्फ 2 ऐसे चुनाव हुए हैं जिसमें कांग्रेस जीती है और बीजेपी हारी है, वरना 60 से अबव जगहों पे बीजेपी जीत गई। कौन से वो 2 चुनाव हैं जहाँ कांग्रेस जीती? चाहे वो केंद्र में सत्ता में हो या ना हो। 2014 के बाद, मैं दोबारा दोहराता हूँ, 2014 के बाद अगर बीजेपी रूल स्टेट है और बीजेपी ने एक उम्मीदवार दिया है जिसके लिए नंबर पूरा नहीं है, तो ऐसे बार सिर्फ 2 बार कांग्रेस जीती है, बाकी 60 से ज्यादा बार वो उम्मीदवार जीती है। एक तो अहमद पटेल वाले में जीती थी, अहमद पटेल वाले में, और एक अभी जीते करमवीर बहुत, वो जीते हैं उसमें भी एक अभी, सिर्फ 2। आज तक ऐसा नहीं हुआ। अभी उड़ीसा में कांग्रेस हार गई, वहां पर जो राय हैं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, वो जीत गई। वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, सपोर्टेड बाय बीजेपी, जीत गए।
कितने सारे मैं बताऊं, कार्तिकेय शर्मा इंडिपेंडेंट थे, जीत गए। तो इसकी क्या वजह है? कांग्रेस के वैक्सीन में जान नहीं रही क्या? अरे भाई सरकार आपकी है, आप क्या नहीं अशोक गहलोत ने भी क्रॉस वोटिंग भाई, करा रखी ये है। एक बात बताओ कि क्रॉस जब वोटिंग कहाँ करा रखी है? जब उनकी सरकार ये थी, बताओ हाँ। कि जब आर खोटा तो पार को कैसे दोष दे सकते हैं? जब आरओ ने इनको बोला कि कुछ दुरुस्त करना है तो हाँ, इसमें क्यों ना कर बोला, दो, हाँ। फिर भी आपने नहीं किया। ओवर कॉन्फिडेंस। इन तो सब इसको में कोई क्या करेगा? इसमें चुनाव आयोग क्या कर लेगा और बीजेपी क्या कर लेगी? आप लोगों ने एक चीज पे ध्यान दिया क्या? कि मध्य प्रदेश में नंबर्स पूरे नहीं होने पे बीजेपी ने एक कैंडिडेट एक्स्ट्रा दे हाँ, दिया, और झारखंड में अपना कैंडिडेट ही डिक्लेयर नहीं किया। नहीं किया? राज्यसभा से राज्यसभा की कहानी है वहां पे। हाँ सही में। झारखंड में क्या है कि वहां पे बीजेपी के पास एक कैंडिडेट उतारने की कैपेसिटी से 4 नंबर्स कम थे। कम। वहां जो इलेक्शन हो रहा है 2 लोग जीत सकते हैं, तो 2 लोग जीतने के लिए जिसके पास 28-29 वोट होगा पर वो लोग जीत जाएंगे। 28 वोट होगा, जीत जाएंगे वो। बीजेपी के पास 24 है, 4 कम है। और इतना जब एफर्ट लगा सकते हैं कि पर्चा कैंसिल हो जा रहा है, कहीं पे कोई कुछ हो जा रहा है, कैंडिडेट गायब हो जा रहा है, इस तरह की स्थिति बन रही है, तो वहां तो उतारते तो जीत ही जाते। लेकिन भाजपा का एक पूरा नारा है, उस पर आज मैं एडिशन दे रहा हूँ। एक देश, एक विधान, एक तीर, 2 निशान। तो ये जो है, ये झारखंड में खेला गया है 2 निशाना रखते हुए। क्या? परिमल नथवानी वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर। कौन है परिमल नथवानी? वाईएसआरसीपी से राज्यसभा के सांसद हैं, उद्योगपति हैं। एक और चीज के लिए वो जाने जाते हैं, अलग अलग पार्टियों में अलग अलग नेताओं के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। तो अब होगा क्या, आप देखिए, वहां पे कांग्रेस ने प्रणव झा को उतारा है राज्यसभा की सीट से। वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के दफ्तर के बहुत सारे अफेयर्स को हैंडल करते हैं, और जेएमएम ने अपना कैंडिडेट दिया है। उन्होंने वहां पे सबसे बड़ा जो दलित चेहरा जेएमएम का था उसको उतारा है। जेएमएम किसको वोट दिलवाएगी पहले प्रेफरेंस में? अपने वाले को। कैंडिडेट को। सेकंड प्रेफरेंस में कौन रहेगा? कांग्रेस रहेगी। 24 परिमल नथवानी के पास ऑलरेडी है, एनडीए बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो गए। अब अचानक से उस दिन कुछ लोगों की अंतरात्मा जाग जाएगी वोटिंग के दिन, ये मैं भविष्यवाणी यहाँ कर रहा हूँ। आरजेडी से हो सकते हैं 1-2 विधायक, 1-2 विधायक हो सकता है कांग्रेस के ही हों जो इधर से वोट दे देंगे, और जेएमएम अपना नंबर गेम देखते हुए उधर भी किसी की अंतरात्मा जाग जाए सेकंड प्रेफरेंस में, तो क्योंकि पार्टी लाइन तो फर्स्ट प्रेफरेंस पे रहेगी पूरी। तो इसमें परिमल नथवानी जो है अपना चुनाव निकाल जाएंगे। अब इससे 2 निशाना कैसे हो रहा है? एक, जैसे ये होगा वहां पे ऑलरेडी अलायंस में खटपट की खबरें बहुत कॉमन होती जा रही हैं, तो आप कांग्रेस नेताओं को लगेगा कि भाई हमारा वाला हार गया, तो वो जो दरार है थोड़ी बढ़ाने की एक उम्मीद के साथ। और दूसरा, कल को जब वोट की जरूरत होगी राज्यसभा में, और बीजेपी ऐसी बिसात बिछा रही है कि एक एक वोट राज्यसभा में वो अपने लिए मेंटेन करके रख रही है, तो परिमल नथवानी किसको वोट देंगे? एनडीए को वोट देंगे। तो 1 तीर 2 निशान। तो प्रणव झा हार रहे हैं? मुझे तो यही लगता है, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। कांग्रेस का क्या मानना है, हार रहे हैं? जब तो कोई हार नहीं आता तो हार थोड़ी कोई मानता है। लेकिन कांग्रेस जानती है कि परिमल नाथवानी जी के आने से अब पूरा जो चुनाव है बहुत टाइट हो गया है, और बड़े उद्योगपति हैं, जैसे उन्होंने बताया, पहले भी झारखंड से सांसद रह चुके हैं वो, तो जेएमएम से उनके संबंध हैं अच्छे खासे, और वाईएसआरसीपी से रह चुके हैं, कनेक्शंस हैं उनके, काफ़ी कनेक्टेड व्यक्ति हैं। हालांकि जिस दिन जैसे वो बताया गया कि वो अपने स्पेशल फ्लाइट से रांची लैंड किया उन्होंने, प्रणव झा जी ने नहीं नथवानी, हाँ। और सीधा वो गए सीएम हाउस मिलने के लिए गए, तो भाई और बाहर निकले, और सबसे पहले उन्होंने कहा, जैसे शीशा नीचे उन्होंने किया, इससे पहले कोई मीडिया वालों से सवाल नहीं, राज्यसभा में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। एग्जैक्टली शीशा नीचे करते हुए राज्यसभा में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। अभी पूछ ही रहे थे, अभी रिपोर्टर पूछ ही रहे हैं, सवाल बना ही रहे हैं, तभी उन्होंने पहले ही शूट नहीं, राज्यसभा में कोई डिस्कशन नहीं, और चले गए, वो अगले दिन पर्चा दाखिल कर दिया। अगले दिन खत्म। वो वीडियो मैंने भी देखा, मैं कह रहे थे, पूछा ही नहीं। अब तो शुरू तो होने दो बाइट। सर आप कैसे हैं, आपकी मुलाकात हुई मुख्यमंत्री जी से, क्या बातचीत? नहीं, राज्यसभा में कोई बिजनेसमैन आदमी है, 30-30 सेकंड की वैल्यू है, इसलिए पूरा पंचलाइन पहले देख के निपटा दिया उन्होंने। तो वो भी जानते थे कि मीडिया वाले क्या पूछेंगे, उन्होंने पहले ही बोल दिया राज्यसभा में कोई डिस्कशन नहीं, और अगले दिन पर्चा दाखिल कर दिया। तो देखिए, मैं एक बात बताऊं, जब ऐसे पर्चे दाखिल होते हैं ना, पहले ही होमवर्क कर लिया जाता है
कोई बेवकूफ आदमी नहीं है। सही बात है। तो यही तो सवाल है राहुल जो हम पूछ रहे हैं आरजी कि क्या? जब तीसरे कैंडिडेट मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी ने नंबर ना होने के बावजूद उतारा, तो क्या कांग्रेस के खेमे के अंदर थोड़ी खलबली नहीं मची? किसी ने ये बोला नहीं कि कहीं पे कुछ बहुत गड़बड़ जाहिर है? है, लेकिन वो तो अधिकार है ना बीजेपी का। बीजेपी बिल्कुल उतार सकती है। बीजेपी क्या उतार सकती है? कोई भी उतार सकता है। ये तो अधिकार है आपका। आपको तो अपना घर ठीक रखना था ना, आपको तो अपने एंड पे चीजें ठीक रखनी थी। जैसा उन्होंने कहा कि दवाई लेनी थी होम्योपैथी की, आपने नहीं ली। इनफैक्ट उनको तो अलर्ट तभी हो जाना चाहिए था जब कैलाश विजयवर्गीय ने बहुत पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा तो हम चुनाव अपना तीसरा कैंडिडेट उतारेंगे भी और जीतेंगे भी। अब हम बातचीत करेंगे उस बहुत बड़ी बैठक की जिसके बारे में हमने थोड़ी सी बात पहले करी थी। पिक्चर बहुत वायरल हुई सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की। राहुल, एक बात जो कई लोग कहते हैं, पुराने लोग भी बोलते हैं, वो ये है कि देयर इज़ अ वेरी वार्म, जेन्युइनली वार्म रिलेशनशिप बिटवीन सोनिया गांधी एंड ममता बनर्जी। कई बार सोनिया गांधी जी जब फ़ोन भी करती हैं तो ममता बनर्जी की तरफ से काफ़ी वार्म रिस्पॉन्स जो है वो आता है, वो पिक्चर के अंदर दिखा भी। इस बार इंडिया अलायंस की जब बैठक थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, आप भी थे, मैं भी थी, चेंज था एटीट्यूड में। पहले कुछ लीडर्स जो हैं, स्पेशली रीजनल सरतप्स जो हैं, उन लोगों को लग रहा था कि भाई हटाओ कांग्रेस को साइड में। इस बार वो नहीं लगा। केसी वेणुगोपाल, बाकी जितने भी बड़े लोग थे, जयराम रमेश वगैरह, देवर मच इन कमांड। क्या है इंडिया गठबंधन का? मैं तुमसे भी यही क्वेश्चन है कि अब व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि भाई बहुत फेमसली टीएमसी के नेता मकर द्वार पे खड़े होकर चिल्ला चिल्ला के हम लोगों को समझाते थे कि कैसे बूस्ट मिलेगा, टीएमसी जीतेगी तो बीजेपी ध्वस्त हो जाएगी। अब क्या चेंज है स्ट्रैटेजी में? वो तो रेल ही आगे बढ़ गई ना वहाँ पे कि आप जिस घर को सजाने की कोशिश कर रहे थे दिवाली में चमकेगी, वहाँ का किसी ने फ्यूज प्लग ही गायब कर दिया है। रेल भी आगे बढ़ गई और 19 डब्बे भी आगे बढ़ गए होते हैं। हाँ, सब आगे चला गया। तो वो तो सपने खत्म हो गए। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अब जब तस्वीर की हम लोग क्योंकि बार बार बात करते हैं, राजीव गांधी गए थे ममता बनर्जी के लिए कैंपेन करने के लिए। चुनाव बहुत क्रूशियल टाइम था राजीव गांधी, और उसके बाद तमिलनाडु में उनकी हत्या हो गई। ममता बनर्जी का पूरा करियर क्वेश्चन मार्क में आ गया था, क्योंकि तब बंगाल की कांग्रेस उनके खिलाफ हुआ करती थी। वो यहाँ आई थी, सोनिया गांधी से आके मिली थी, और जिस तरह से वो खड़ी रही थी वो मोमेंट, ये दोस्ती वहाँ तक जाती है। और उतने कमज़ोर पल पे भी आप तब भी देखेंगे, जब टीएमसी का गठन हो गया था तब भी एक बड़ी पुरानी आर्काइवल बाइट है ममता बनर्जी की, ये कहते हुए कि तृणमूल रजिस्टर हो गया है, मेरा डिसीजन एक ही व्यक्ति से बदलेगा। अगर सोनिया गांधी कहेंगी तो मैं वापस आ जाऊंगी, नहीं कहेंगी तो मैं तृणमूल के साथ आगे बढ़ूंगी। और जब रिश्ते खराब भी थे तब भी सोनिया गांधी के साथ अच्छी तस्वीरें। और राहुल गांधी को एक बार बंगाल में बड़ी रैली हुई थी, मेरे ख्याल 19 वाली रैली थी, जब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सब थे, तो अपने बच्चों को जैसे अगर परोसा जाए खाना, वैसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को बिठा के ममता बनर्जी ने खाना खिलाया था वहाँ पे, दही मिठाई ये सब परोसते हुए। तो रिश्ता वैसा वाला है। तो वो अब जब कमज़ोर मोमेंट ममता बनर्जी के लिए, तो ऑब्वियसली सोनिया गांधी भी उस जेस्चर को फॉरवर्ड लेके जाएंगी। अगला टास्क, ये पूरा जो इंडिया गठबंधन का आप सेटअप देख रही हैं, मुझे लगता है 27 के चुनाव में अगर यूपी में समाजवादी पार्टी का हाल वही होगा जो तृणमूल का हुआ है बंगाल में, तो सब बिखर जाएगा, वहाँ से एंड गेम है। और ऑलरेडी बहुत पैनिक है। मैं ये भी एक बात बता दूं, एक मुख्यमंत्री हैं, इंडिया गठबंधन से हैं, और बंगाल के रिजल्ट को लेके इतने सेटबैक में हैं कि उनको इस वक्त ये समझ नहीं आ रहा है कि अब पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक वेलफेयर करके आगे बढ़ना है कि चुनावी रणनीति पे आगे बढ़ना है, कि संगठन में कौन कहाँ कैसे भाग रहा है, उस चीज़ को देखना है। पैनिक मोड में हैं लोग इस वक्त। इसी में एक चीज़ मैं बस ऐड कर देता हूँ कि जो समाजवादी पार्टी की बात अमित बता रहे हैं कि यूपी इलेक्शन के बाद अगर जैसा बंगाल में हुआ वैसा ही वहाँ पे यूपी में भी हो सकता है। किसी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी यूपी के अंदर 120 सीटें मांग रही है अखिलेश यादव से, और उनको इस बात का इल्म है कि 120 तो किसी हालत में कांग्रेस जीत नहीं पाएगी, 80 सीटों तक बातचीत आके थोड़ी सी होगी, लेकिन वो कोशिश उनकी ये है कि कांग्रेस को मैक्सिमम अगर दें तो 60 सीटें दें। तो 60 सीटें यहाँ फंस सकता है। हाँ, 60 सीटें इसलिए दें उनको क्योंकि उनको लगता है कि कांग्रेस जो है उसका कोई वहाँ पर कैडर नहीं है, कोई वहाँ पर उसका सिस्टम नहीं है कांग्रेस का यूपी के अंदर। तो अगर लड़ाई, अगर चुनावी हो वहाँ पे, तो अखिलेश यादव की
जो पार्टी है सबसे ज्यादा सीटों में चुनाव लड़े उसमें नए नए स्टेक होल्डर्स भी है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट होने वाला है कि वहाँ खत्म पे कर लड़ेंगे लेंगे। बताओ तो। इधर कांग्रेस का बता रहा है कि संजय निषाद कितने में लड़ेंगे, अच्छा बताओ तो सही। कौन संजय निषाद किस तरफ से लड़ेंगे ये भी सवाल हो जाएगा। भाजपा कितने में लड़ेंगे? भाई अभी झालमुड़ी देखिए तो झालमुड़ी जो बटी है वहां पे एनडीए की मीटिंग में मोदी जी ने जब राजभर भी खा झालमुड़ी रहे लिया थे। ना हाँ। शुभेंदु अधिकारी मैं ने, तो- सबसे पहला हाँ, तुम झालमुड़ी बहुत- जो संजय निषाद के इसका हाथ जवाब मैं पकड़ा है। दूंगी। बड़ा राहुल, भविष्यवाणी करते हो बिल्कुल ना, सही। मैं भविष्यवाणी करता हूँ। हाँ करो करो। इतने बयानबाजी हो रही है, ये वो कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन जरूर होगा। दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ेंगी। ये जितने भी नीचे लोग जो बयान देते हैं वो सब अपने अपने कार्यकर्ताओं के लिए उसका दिया एक जाता क्वेश्चन है। बताया उन्होंने, ये बताया कि 40 सीटों में से जो है 40 लोकसभा सीटों की बात की उन्होंने 80 में से, और ये कहा कि भाई इन सीटों में से हर लोकसभा सीट से 2 सीटें कांग्रेस पार्टी मांग को। रही है। तो 80 हो गई। 80 तक बात बनी कि हम 60 तक देंगे। मैं तो मुझे लग रहा है कि मैंने एक बार सुना। फिर वो यूपी को 7 पसंद है, लड़कों का हाथ पसंद है, ये नारा आएगा। यूपी के दो दो लड़के हाँ। इसमें ना एक चीज और होगी। आरजी तुम्हारा जो क्वेश्चन है उसका मैं जवाब देता हूँ। तुमने पूछा राजभर कितनी सीट पे लड़ेंगे और संजय निषाद कितनी सीट पर लड़ेंगे। ये बॉल रोल होना चालू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में एक बहुत अहम बैठक हो गई है, बहुत अभी हाल फिलहाल ही हुई थी। तो जैसे आप लोगों का इंडियन गठबंधन का बड़ा मीटिंग था, वैसे ही भारत मंडपम में एनडीए का बड़ा कॉन्क्लेव था। कॉन्क्लेव उसके अंदर ये बात जो बीजेपी के बड़े बड़े लोग वहाँ पे आए थे, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ये बोला कि भाई अब आप बंगाल हो गया डन एंड डस्टेड, अब अगला जो आपके सामने है वो है उत्तर प्रदेश। तो अब आप इसके ऊपर हमें अलायंस पार्टनर्स को कितना देना है बातचीत शुरू करिए। अब सुपर फास्ट स्पीड पे जो बीजेपी काम करती है, अगले 24 घंटे में मीटिंग बुला ली गई बीजेपी हेडक्वार्टर्स के अंदर। संजय निषाद वहाँ पे मौजूद थे, उनसे बातचीत चालू हो गई है। अगले 1 हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर क्लैरिटी हो जाएगी कि राजभर कितनी सीट पर लड़ रहे हैं और संजय निषाद कितनी सीट पर लड़ रहे हैं। क्योंकि जो बीजेपी सीट्स देती है वो जो उनका सर्वे होता है उसके बेसिस पे देती है, कि अपना ही नहीं करती, जो बाकी पार्टनर्स हैं उनका भी सर्वे होता है कि भाई अगर आप यहाँ से लड़ेंगे तो कितने सीट पे जीतेंगे। तो 10 दिन में वो क्लैरिटी बीजेपी की तरफ से आ जाएगी कि भाई कितनी सीट्स हम इन लोगों को दे रहे हैं और कितनी सीट्स पे हम खुद लड़ रहे हैं। ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी एट द मोमेंट है। देखो ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की कमराडरी की हम लोग बात भी कर रहे थे। एनडीए की बात अभी ऐश्वर्या ने बताई है। उसी एनडीए की मीटिंग के बाद हमारी बातचीत हुई संजय झा से। वो ये बात हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे बाहर गए नीतीश कुमार। हाँ, नीतीश कुमार भाग गए। तो उन्होंने बताया कि कैसे ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल इन लोगों ने ही नीतीश कुमार को अपोज किया कि ये कन्वीनर ना बने, और इन्हीं लोगों ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया ताकि राहुल गांधी की जो कैंडिडेचर है, उनका कैंडिडेचर जो है वो पीछे हो जाए। तो कमरेडरी तो ठीक है सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की अच्छी है, लेकिन राहुल गांधी बेचारे नहीं, ये बात सच है। ये बात बिल्कुल मैं बिल्कुल मानूंगा कि जो रिश्ता या जो पोजीशन सोनिया गांधी होल्ड करती हैं उस जनरेशन के अंदर, जो कि अब थोड़ा सा जिसकी जो उम्र दराज हो, शरद पवार हैं, ममता बनर्जी हैं, वो राहुल गांधी के साथ उतना वो नहीं है। मतलब अगर सोनिया गांधी किसी को फोन करें तो जाहिर है जो सामने वाला पॉलिटिशियन है वो आउट ऑफ ग्रेस, क्योंकि उन्होंने देखा है सोनिया गांधी को काम करते हुए, उनका काम किया होगा लाइफ में। शरद पवार उन्हीं कांग्रेस से ही गए हैं, ममता बनर्जी कांग्रेस से ही गई हैं, तो उनको वो ना नहीं कहेंगे। लेकिन अगर राहुल गांधी फोन करें, जाहिर है उनकी भी बात मानेंगे, लेकिन उसमें वो थोड़ा करेंगे कन्विक्शन, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम नहीं, कैलकुलेशन करेंगे। हम्म। अगर सोनिया गांधी फोन करेंगी तो हाँ मैडम कर देंगे। सोनिया अगर राहुल गांधी फोन करेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे। ये डिफरेंस है अलायंस मैनेजमेंट पे जब बात आती है सोनिया गांधी और राहुल गांधी। एक और अलायंस पे हाँ। पीडीए जो है उत्तर प्रदेश में, उसमें बहुत भारी संभावना है कि एक ए ऐड होने वाला है चुनाव में। तो जहां केंद्र की अलायंस में आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से बाहर है, वहीं पीडीए में 27 के कैंपेन में लगभग उसका प्लॉट पूरा तैयार हो गया है, बातचीत चल रही है। आम आदमी पार्टी पीडीए में आपको हो सकता है दिखेगी। 1-2 जगह तो लोग कैंडिडेट भी अपनी विधानसभा क्षेत्र देख के तैयारी करना शुरू कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी तो इंडिया अलायंस में नहीं है, बट वहाँ तो कह रहा हूँ, नहीं तो पीडीए अलायंस में नहीं है, लेकिन वहां पे जो है पीडीए में पीडीए अलायंस जो होगा उसमें हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की आधिकारिक दलित एंट्री हो जाए। अल्पसंख्यक और आम पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और आम या पीएडीए हो जाए तो सोचो क्या होगा। पीडीए ही रहेगा।
शुक्र आगे मनाएंगे बढ़ते या हैं। अखिलेश यादव ना देख लेंगे? आगे बढ़ते हैं। मैं जो है अब जो हमारा सेगमेंट है, सेकंड लास्ट सेगमेंट जो हमारा है, देखिए कई सारे राज्यों में इलेक्शन आने वाले हैं। 2-2 मिनट सबको मैं दूंगी, आप एक एक स्टेट जो है, देखिए उत्तर प्रदेश है, गोवा है, बहुत बड़ा पंजाब है, हम इन सब के, उत्तराखंड है, तो इन सब के अंदर इलेक्शंस आने वाले हैं। क्या है कांग्रेस इंडिया गठबंधन की स्ट्रैटेजी इनमें से किसी भी स्टेट को देखिए लेके? पंजाब में तो शुरू कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, 3 लोगों की टीम बना दी है। अजय माकन है, मीनाक्षी नटराजन है और भजन लाल हैं। ये तीनों जो लोग हैं ये अब जाएंगे पंजाब के अंदर। वहाँ पर क्या सिनारियो है, क्योंकि वहाँ पे इतनी गुटबाजी है, इतनी गुटबाजी है। फिर वहाँ पर जट सिख को बनाए या दलित को बनाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन दलित पॉपुलेशन है, लेकिन जट सिख एक प्रोमिनेंट कम्युनिटी है। इसको कैसे, इन तमाम चीज़ों को लेकर एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे को, और फिर एक कॉल लिया जाएगा कि भाई आगे क्या करना है, किसको कैंपेन कमेटी का हेड बनाना है, मैनिफेस्टो का, इलेक्शन का, पीसीसी, ये तमाम चीज़ों को लेकर फैसला होगा। और ये भी ऐसा भी बताया जा रहा है कि राहुल गांधी भी एक बस यात्रा जो है वो तमाम जो विधानसभा हैं उनको कवर, मतलब मैक्सिमम कितना कवर कर सकते हैं उसको निकालेंगे पंजाब के अंदर। और जाहिर है आम आदमी पार्टी निशाने पे रहेगी, क्योंकि वहाँ पे सत्ता में है वो। तो किसी को ये डिलेमा नहीं होना चाहिए कि राहुल गांधी जाएंगे आम आदमी पार्टी पे कैसे हमला करेंगे। दिल्ली में भी उन्होंने खूब हमले किए, तो कोई लिहाज अब एक दूसरे का लोग नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी के ऊपर भी अरविंद केजरीवाल ने खूब हमला किए। तो अब वो जाएंगे, और ये जो बस यात्रा है, इस बस यात्रा के थ्रू वो ये चाहेंगे मैसेज देना। उस बस यात्रा में आप देखिएगा तमाम नेताओं को भी चढ़ाया जाएगा साथ में, कि ये दिखाने के लिए कि देखिए सब एक है। हालांकि ये कितना काम करता है मुझे समझ में नहीं आता। लगता है आपको मुझे भूपेंद्र लगता है सिंह कि कुछ काम नहीं करता। वो कुछ काम नहीं करता नहीं ये। करता। भाई अगर आपके दिल नहीं मिले हुए हैं तो आप कितना आप भी ये सोचो कि वहां पर बंगाल के अंदर तेजस्वी यादव आए चुनाव प्रचार करने के लिए, वहां पर अरविंद केजरीवाल गए चुनाव प्रचार करने के लिए, क्या हुआ? काम ही नहीं किया कुछ भी। पंजाब आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? मैं बचा आप- पाएगी सत्ता, नहीं बचा मैं पाएगी? आपको दो राज्यों का बताऊंगा। हम्म, कल भगवंत मान को, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, नीति आयोग की बैठक के दिन उनको अरविंद केजरीवाल से भी मिलना था। और एक राज्य की तो रिपोर्ट सबमिट हो गई है आम आदमी पार्टी में, गुजरात की रिपोर्ट बन के पूरी सबमिट हो गई है। और जो पंजाब मामलों के जितने लोग हैं, इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनको एक रिपोर्ट और एक मैंडेट वहाँ पे रेटिफाई कराना पड़ता है उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कन्वीनर से। तो वो रिपोर्ट सबमिट की जा रही है। पंजाब को लेके क्या संगठन की स्थिति है, पार्टी की क्या स्थिति है, क्या क्या हो चुका है, क्या कराना है, और क्या आप आगे इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। तो एक तो ये चीज़ हो गई है। दूसरी चीज़, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट वहाँ मामला है, जो क्योंकि दलित सिख वाली बात उन्होंने कही। आम आदमी पार्टी ने एक तरफ भगत सिंह का फोटो लगाया, एक तरफ अंबेडकर बाबा साहिब का फोटो लगाया। पंजाब में ये जो कॉम्बिनेशन, जो जट सिख का जो डोमिनेंस है पॉलिटिक्स पे, उसको तोड़ने का एक्सपेरिमेंट आपने किया, सक्सेसफुल रहा। हरपाल चीमा डिप्टी सीएम इन वेटिंग, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं पंजाब के, और 4.5 साल लगभग नहीं, 4 साल तो बीत गए, अब 1 साल बचा हुआ है वहाँ पे। तो आखिरी 1 साल में क्या डिप्टी सीएम, एक दलित चेहरे को आम आदमी पार्टी थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए, जो कांग्रेस ने एक्सपेरिमेंट किया था चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना के, वो गैम्बिट था, नहीं क्लिक किया। तो डिप्टी सीएम बनाते हैं कि नहीं, वो एक रिस्क है। तो ये है। और वहाँ एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है, आप देख रहे होंगे जो एजेंसी की रेड्स अब हो रही हैं, ईडी वाली, अरविंद केजरीवाल ने एक नई टर्मिनोलॉजी गढ़ दी है कि हिंदू विरोधी पार्टी भाजपा ने ईडी पार्टी, तो वो कह रहे हैं कि भाई ईडी की रेड सिर्फ हिंदू ट्रेडर्स पे हो रहा है, तो उससे हिंदू वोट बैंक को बचाने के लिए कोशिश हो रही है। गोवा में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट हो रहा है। दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक था, उसी कॉन्सेप्ट को प्राइवेटली एक्सपेंस पे आम आदमी पार्टी गोवा में यूज कर रही है। तो मोबाइल वैन्स बनाए गए हैं मोहल्ला क्लिनिक के, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि छोटा राज्य है और एक स्पैन में आप कवर कर लेते हो। तो वो जगह जगह जाते हैं, रूरल बेल्ट में, गांव में, थोड़े सबर्ब में जाते हैं, वहाँ लगाते हैं, हफ्ते में एक बार जाके टेस्ट करते हैं, डॉक्टर दवाई देता है, जांच करता है। इससे 2 चीज़ें हो रही हैं, एक तो आपका पब्लिक आउटरीच बढ़ रहा है, दूसरा आपको गोल्डन डेटा मिल रहा है। जो आदमी आएगा, पेशेंट है, वो तो अपना नाम, एज, इकोनॉमिक ग्रुप और फ़ोन नंबर तो सही दे के जाएगा, यहाँ तो घालमेल नहीं करेगा। वो वाला डेटा आप बाद में हार्नेस कर सकते हैं पॉलिटिकल कैंपेन के लिए। तो ये 2 चीज़ें हैं।
आप पीयूष? पंजाब की बात की राहुल ने भी और अमित ने भी। हम्म, पंजाब को लेकर इस बार बीजेपी बहुत ज़्यादा सीरियस है। देखिए जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और कई लोग आपस में बात करते रहे हैं कि दिल्ली हो गया, बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, ये वो राज्य हैं जिसको बीजेपी कभी भेद नहीं सकती। दिल्ली जीत गई, बंगाल जीत गई, अब पंजाब की बारी है और उसको लेके सभी तैयारियां हो चुकी हैं। एक बड़ी यात्रा जो है, आप हंस रहे हैं? नहीं, पंजाब की बारी वाकई है सर। मत हंसो भाई, मैं बता रहा हूँ तुमको अपने एक्सपीरियंस, मत हंसो। अब पीयूष कहेगा कि लाहौर में भी बन रही है तो मैं कहूंगा हाँ। मैं वही कह रहा हूँ, मत हंसो। अब हंसने का जमाना चला गया भाई। भाई देखिए बहुत सारी कहावतें हैं, उसमें ये है कि जाट कहे सुन जाटनी, इस नगरी में रहना है, बिल्ली खा गई हाथी को हाँ जी कहना है। नहीं यार, अब इसने कहा क्या, अमित भाई ने कहा कि लाहौर में कहें वहां बीजेपी की पर सरकार। हाँ, मैं भी मानने तैयार हूँ। लाहौर से मतलब नहीं है, पीओके से मतलब है। पीओके से मतलब है, हमें पीओके से मतलब है, लाहौर तक नहीं। पंजाब बोले, अब जहाँ बोले हाँ ठीक है, हो सकता है। नहीं, पंजाब ऑन अ वेरी सीरियस नोट, पंजाब को लेकर इस बात बहुत भाई तेरे साथ हूँ। और ये सब अपने अपने जैसे उसने कह दिया कि भाई मैं तेरे साथ हूँ, तो वैसे ही पूरा गठबंधन लगता है इंडिया अलायंस वाले की, एक बंदा करके सब इधर ही आ रहे हैं। क्या पता इनका पंजाब कांग्रेस उधर शिफ्ट हो रहा हो। नहीं, तो मैं वही बात मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी बात कि बीजेपी इस बार बहुत ज्यादा सीरियस है पंजाब को लेकर। पंजाब में इस बार रवनीत सिंह बिट्टू एकदम, आप देखिएगा किस तरह से वो एग्रेसिवली चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनकी राज्यसभा जो राज्यसभा सीट है उनको इस बार नहीं दी गई, वो कैंडिडेट नहीं बनाया गया, तो वो केंद्रीय मंत्री से पंजाब में बहुत ज्यादा एक्टिव आपको नजर आएंगे। और जैसा अमित ने कहा कि कई सारे हो सकते हैं कि कांग्रेस यूनिट के लोग पंजाब की तरफ आ रहे हो, तो रवनीत सिंह बिट्टू भी कांग्रेस में ही थे पहले और आज उनको एक बड़ा मंत्री बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, और वो पंजाब में इस बार विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा आपको मेहनत करते हुए दिखाई देंगे। इसी बीच में गृह मंत्री अमित शाह यात्रा निकालने वाले हैं। पंजाब में दो सबसे बड़े मुद्दे हैं, एक लॉलेसनेस, या लोगों को बहुत डर लगता है कि इतने गैंग बने हुए हैं, कोई कहीं पर भी आके गोली चला देता है, एक बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त है जो वहां पे लॉलेसनेस है। दूसरा चिट्टा, ड्रग्स, नशा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ड्रग्स के खिलाफ और लॉलेसनेस के खिलाफ एक बड़ी यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। लेकिन प्राइमरी जो उसमें मैसेज होगा एंटी ड्रग, जो ड्रग्स और नशा में जो पूरा पंजाब का एक यूथ इस वक्त उसके ट्रैप में आ चुका है, इसके खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह यात्रा निकालेंगे और हर महीने जो है वो पंजाब के लोगों के बीच में जाएंगे। और इस बार बीजेपी ये डिसाइड कर चुकी है, ना अकाली ना कोई भी वहाँ का रीजनल प्लेयर, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होने वाला। सभी के सभी 117 सीटों पर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है और इन 117 सीटों में बीजेपी 40+ अभी से लेके चल रही है, क्योंकि 40 सीट्स वहाँ पर ऐसी हैं जो पूरी हिंदू डोमिनेटेड है। फिर आप हंस रहे हैं। नहीं, ये जो पीयूष कह रहा है मैं इसको सेकंड करूंगी, मैं थर्ड करूंगा। थोड़ा सा स्ट्रैटेजी जो है, एक बहुत बड़े लीडर के साथ बातचीत हो रही थी जो एकदम फोकस्ड है पंजाब में, तो ये चीज़ तो क्लियर है कि भाई नो अलायंस। अच्छा, लोग एक बार नहीं 2-2 बार 3-3 बार पूछते हैं कि भाई कर रहे हैं, सामने से आया नहीं कर रहे हैं, फिर किसी ने पूछा सर नहीं कर रहे हैं, तो कह रहे हैं हाँ भाई नहीं कर रहे हैं, तो नो अलायंस। और देखिए कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है अगर आप कोई ऐसी जगह भेजते हैं जहाँ आप नहीं बना पाते हैं, 27 साल बाद आपने उसमें बनाई, तो उनको लगता है उनका फॉर्मूला काम कर रहा है, तो भाई उसी फॉर्मूले के तहत वो करेंगे, सारी सीटों पर लड़ेंगे। और बॉर्डर के इलाके जो हैं, जो एक थोड़ा सा नैरेटिव बंगाल के अंदर भी दिखा था, वैसा नैरेटिव सेफ्टी को लेके और ड्रग्स को लेके जो है वो आपको पंजाब के अंदर भी अब आने वाले दिनों के अंदर दिखने लगेगा। 2 फ्रंट्स हैं इस समय बीजेपी के सामने, उत्तर प्रदेश और पंजाब। उत्तर प्रदेश में वो मान के चल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप के अंदर जब होगा तो फिर उसका बेनिफिट उन्हें बहुत ज़्यादा मिलेगा। और बाकी अलायंस लीडर्स का जो है अगले 10 दिन में क्लैरिटी आ जाएगी, ताकि सब अपने अपने क्षेत्र में काम करना शुरू कर दें। अब हम बढ़ेंगे अपने उस सेगमेंट की तरफ जो हमारा फेवरेट सेगमेंट है। हम आप लोगों के कमेंट्स पढ़ेंगे। आप लोगों के कमेंट्स से हमें पता चलता है आप लोगों को क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, हम किन चीज़ों के बारे में हम और ज़्यादा बातचीत कर सकते हैं। इस बार काफ़ी सारे कमेंट जो है अंकित भाई हमें दे चुके हैं। शाहनवाज खान जी, सबसे पहला कमेंट उनका है। उन्होंने लिखा है, आज तक रेडियो ईरा शुरू होने से पहले हम लोगों को ये नहीं पता था दैट देयर आर सो मेनी स्टोरीज बियॉन्ड अ न्यूज़ पीस। बेहतरीन इंसाइट्स होती हैं, ज़बरदस्त विश्लेषण होता है आप लोगों का। यू ऑल डिजर्व टू बी द टॉप क्राउन रिपोर्टर्स ऑफ आवर कंट्री। थैंक यू, थैंक यू। अजय जी ने लिखा है, मैं रिपोर्टर्स ऑफ फेयर को
मैं हमेशा देखता हूँ और हर शनिवार की सुबह इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर देखता हूँ। ऐश्वर्या, संजय सर, मौसमी, आरजी, ओह अमित एंड पीयूष, आप लोगों का जो विश्लेषण होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। आप सभी को इस प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। थैंक यू अजय जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आरजी, Thank तुम्हें you. फेमस Thank हो you. चुके हो तुम। तुम्हें ना बीच बीच में अब ये बोलना चाहिए कि आरजी इज इक्वल टू राहुल गौतम। नॉट राहुल गांधी। अमित कुमार जी ने लिखा है, आज का एपिसोड काफ़ी अच्छा था, लेकिन मैं समझता हूँ कि स्टेट वाइज इस तरह की समस्याओं को कवर करना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता होगा, क्योंकि हर राज्य में अलग अलग समस्याएं होती हैं। जैसे मालवीय नगर में हुआ है, हाँ, जैसा मालवीय नगर में जो अनफॉर्चुनेट केस हुआ है, भ्रष्टाचार की शुरुआत नीचे से होती है और ऊपर तक जाती है। राहुल और पीयूष जिस तरह से बात कर रहे थे, मैंने पहले ही 10 लोगों को बता दिया था। बॉस्टन में जो मेरा नेटवर्क है, मैं उसमें देखता हूँ और आप लोगों को काफ़ी प्रोत्साहित करता हूँ। थैंक यू अमित Thank जी। you. पवन कुमार जी ने लिखा है, नमस्कार आप सभी को। मेरा आप सभी से और इंडिया टुडे ग्रुप से एक रिक्वेस्ट है, क्या रिपोर्टर्स ऑफ फेयर जैसा एक और स्पेशल शो आप लोग शुरू कर सकते हैं जिसमें सिर्फ इंडिया और अफ्रीका के संबंधों पर और मुद्दों पर डिटेल में चर्चा हो। प्लीज़ ऐसा एक शो यूट्यूब पर ज़रूर लेके आएँ। पवन जी, मैं आपको बता दूं, अगर आप आज तक रेडियो पॉडकास्ट पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि कई सारे जो शोज़ हैं, जैसे कि नितिन जी का एक शो नितिन जी करते हैं, पढ़ाकू नितिन, उसके अंदर कई सारी चीज़ों पे चर्चा होती है और इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप्स पर भी वहाँ पे बीच में एजुकेशन को लेके कई सारी बातचीत हुई है। यूनिवर्सल जी ने लिखा है, आप सभी रिपोर्टर्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप सभी बड़े बड़े राजनेताओं को जानते हैं जो मंत्रालयों में भी काम करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्लीज़ आप इनसे कहिए कि भारतीयों के खिलाफ बढ़ते हुए ऑनलाइन रेसिज्म का ये विरोध करें और उसको ख़त्म करने की तरफ कुछ ना कुछ कदम ज़रूर उठाएं। बिना किसी वजह से बढ़ते हुए इस रंगभेद को देखकर बहुत दुख होता है। अब तो सोशल मीडिया चलाने का मन भी नहीं करता। प्लीज़ मेरे इस कमेंट को ज़रूर ध्यान दें और बड़े बड़े मंत्रियों को ज़रूर, उनको जाके ज़रूर बताएं और उनसे ये सवाल भी पूछें। यूनिवर्सल जी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जिन मिनिस्टर्स को जानते हैं उन तक ये बात ज़रूर पहुंचाई जाए कि जिस तरीके से ये रेशियल कमेंट्स मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको कम करने की ज़रूरत है। माधव जी ने लिखा है, आज बहुत जल्दी आ गए। ओह यस, थैंक यू अंकित, लास्ट वीक के एपिसोड के लिए। मैं हर हफ्ते आपका एपिसोड का इंतज़ार करता हूँ। आप लोग बहुत शानदार तरीके से और बहुत सलीके से हर बात सामने रखते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ख़ास तौर पर मौसमी जी, पालीवाल जी, आरजी जी, अमित जी और पीयूष जी, थैंक यू। ओनली ट्रूथ इज़ सुप्रीम, इन्होंने लिखा है, कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों को एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है, उनके पास बीजेपी को समझने वाले एक्सपर्ट्स नहीं हैं। हाँ, ये शायद सही बोला। ये बीजेपी जिस तरह से लड़ती है उनको समझने वाले एक्सपर्ट्स नहीं है क्या? अरे जब जिसका टाइम चलता है नहीं चलता है। अपना टाइम आएगा। कांग्रेस का भी जब चलता था तब क्या बीजेपी के पास या विपक्ष के पास लोग नहीं थे समझने वाले? उस टाइम मोदी नहीं थे ना। तब अहमद पटेल जी के गुणगान गाए जाते थे कि भाई नहीं, उससे पहले भी। फिर उस टाइम मोदी नहीं थी ना। हाँ। उसामा कुरैशी जी ने लिखा है, मिसिंग मौसमी फॉर द कांग्रेस एनेक्डोट। मौसमी जी तक आपका कमेंट जरूर पहुंचाया जाएगा। अक्षय डामरे जी ने लिखा है, कीप एलिवेटिंग दिस नोबल परस्यूट। अक्षय जी हमारे काफ़ी कमेंट्स करते हैं और काफ़ी लॉयल व्यूअर हैं। थैंक यू अक्षय जी। अजीत सिंह जी ने लिखा है, फ्लरिश होटल में मैं खुद स्टे कर चुका हूँ। बाहर निकलने का जो गेट है वह मैनुअल नहीं है। रात में वो लोग रिमोट से इस गेट को बंद कर देते हैं। जब होटल में आग लगी थी तो वो गेट भी ऑटोमेटिक ही बंद हो गया था। बिजली सप्लाई बंद होने की वजह से लिफ्ट भी काम नहीं कर रही थी और सबसे बड़ी बात, नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बहुत तंग हैं। 2 इंसान एक साथ नीचे नहीं उतर सकते हैं। अजीत जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और ज़्यादातर केसेस के अंदर अनफॉर्चुनेटली यही पाया जाता है कि जो एग्ज़िट है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का एक नहीं कई ऑर्डर्स इस पे आ चुके हैं कि आपकी एग्ज़िट अलग होनी चाहिए और ऑर्डर्स में स्पेसिफाई भी किया गया है कि जो आपकी सीढ़ियों की जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए। अगर कहीं पे अगर आप एग्ज़िट बनाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली अथॉरिटीज़ को इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा। हम आ चुके हैं एंड पर इस हफ्ते के रिपोर्टर्स ऑफ एयर पर। आरजी, अमित, पीयूष, संजय जी और मेरी तरफ से हम लोग अब लेंगे आपसे विदा। थैंक यू वेरी मच। आप लोग हमें कमेंट्स भेजते रहते हैं, हमें बताते हैं आपको क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया। जाने से पहले सिर्फ 30 सेकंड लूँगी ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग हमारी क्लिप्स देखते हैं, अगर आप पूरा शो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लिंक पर जाएं, आज तक रेडियो पॉडकास्ट पर जाएं और रिपोर्टर्स ऑफ एयर को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, थैंक यू। Reporters of